टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग भी, हमारी टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एंजॉय कर रहे हैं सर्दियों को और खुश हैं। वैसे अगर सोचा जाए तो अगर ज़िंदगी में गम और खुशी यानी कि सुख दुख ना हो तो हम अपनी ज़िंदगी से बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। हमें ऐसा लगता है, ये हमारी ही अपनी सोच होती है, वैसे ऐसा होता नहीं। हमें लगता है कि खुशियाँ जो हैं वो बहुत कम टाइम के लिए आती हैं और दुख डेरा डाल के बैठ जाता है, क्योंकि शायद थोड़ा सा मुश्किल वक्त इतना कठिन होता है हमारे लिए गुजारना कि हमें उसका एक एक लम्हा बहुत भारी लगता है, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि भाई ये वक्त तो गुजर ही नहीं रहा, बुरा वक्त है, पता नहीं कब टलेगा। लेकिन अगर हम खुशियों की बात करें तो हमें लगता है कि बस पलक झपकते ही गुजर गई। अब हम मिसाल लें कि भाई जैसे किसी की शादियां हो रही होती हैं कि हमारे अपने ही, अगर हम बचपन में चले जाएं, हमारे कज़न्स की शादियां होती हैं, हमारे हम अगर छोटे हैं तो हमारे बड़े भाई बहन की शादी होती है, तो वो एक जो मोमेंट होता है वो हमेशा हमारी जहनों में ज़हनशीन हो जाता है, हमें याद रहता है हमेशा कि अगर हम छोटे थे हमने ये फ़न किया था, हमने इस तरह से एंजॉयमेंट किया था, मेहंदी पे हमने इस तरह से डांस किया था, हमने किसी के साथ कोई प्रैंक किया था। ये खुशियाँ, ये यादें बन जाती हैं हमारी ज़िंदगी की, एक हिस्सा बन जाती हैं। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब भी हम याद करते हैं कि भाई हमने फ़लाँ की शादी पे ये एंजॉय किया था, हम फ़लाँ की शादी पे सब मिल के वहाँ गए थे, हमने ऐसे किया था, हमने वैसा किया था। और इसी तरह की कुछ खट्टी मीठी शादियों की रिलेटेड जो यादें हैं वो हमारे सेलिब्रिटीज़ आजकल बड़े इकट्ठे कर रहे हैं आजकल। तो आप देखिए शादियों में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जी हमारे यहाँ तो जैसे सर्दियों का मौसम आया है, इस तरह से हमारे इंडस्ट्री में शादियों का मौसम छाया हुआ है। हम जहाँ देखें शादियाँ हो रही हैं। जैसे पहले अभी अरीबा की शादी हुई थी, तो अभी एक तरफ हिबा बुखारी की शादी हो रही है, दूसरी तरफ उसकी सुबूर की शादी हो रही है, सजल की बहन की। ये तो हो गई चलें जी शादी ब्याह की बातें कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, लेकिन हम आपको बताते हैं आज हमारे शो में हम आपके लिए क्या क्या लेके आए हैं। तो जनाब आज हमारे शो में हमारे साथ मौजूद हैं मारिया, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। हम उनसे बात करेंगे कि डायबिटीज़ में, और अगर आप जब किडनी में आपको इन्फेक्शन है या प्रॉब्लम है, आप किडनी पेशेंट हैं या आप डायलिसिस पे हैं, तो आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जब आप डायलिसिस पे चले जाते हैं तो आपको बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। इनफैक्ट बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि आप पानी भी आपको एक मखसूस क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत सेंसिटिव और बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो आज हम आपसे शेयर करेंगे हमारी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ। और साथ ही हमारे साथ होंगी हमारी किचन क्वीन मुनीज़ा, जो बनाएंगी आज यमी यमी पेरी पेरी चिकन और बहुत कुछ है आपके लिए शो में। लेकिन थोड़ा सरप्राइज़ भी तो रखे जनाब। एक वक्त हो गया है इस वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर ज्वाइन करेंगी हमें हमारी न्यूट्रिशनिस्ट। सी यू आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। जनाब उठ जाइए, और क्योंकि अभी हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पे, जिसमें हम बात करेंगे डायबिटीज़ पेशेंट की डाइट के हवाले से और किडनी पेशेंट की डाइट के हवाले से। आप कहेंगे ये दोनों चीज़ें एक साथ मिक्स क्यों की हुई हैं? क्योंकि जो लोग किडनी पेशेंट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं डायबिटीज़ होती है, या फिर अगर आप डायबिटिक हैं तो आपकी किडनीज़ इफ़ेक्ट करती हैं। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी न्यूट्रिशनिस्ट मारिया आमिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मारिया? मैं ठीक। मारिया आप बताइए कि ऐसा बिल्कुल है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपकी किडनी से इफेक्ट कर सकती है, तो आपको डाइट का ख्याल करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि डायबिटीज़ अगर आपकी कंट्रोल में नहीं होगी तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस में रीनल इश्यूज़ भी मतलब हो सकते हैं आपको। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगी, तो शुगर कंट्रोल में रहेगी तो आप बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं। अदरवाइज़ आपको डिफरेंट किस्म की डिजीज़ हो सकती हैं, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिसमें आपको रीनल इश्यूज़ हो सकते हैं, किडनी फेलियर की तरफ जा सकती हैं, कार्डियक इश्यूज़ हो सकते हैं। ये सब आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। अच्छा, अगर आपने ब्लड प्रेशर की बात की तो ब्लड प्रेशर इज़ अ साइलेंट किलर।
ब्लड प्रेशर अगर आपको है, आपको पता भी नहीं चलता कि हमें ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर आपका हाई रह रहा है, और वो कहीं ना कहीं साइलेंटली आपकी किडनीज़ को इतना डैमेज कर देता है कि किडनीज फेलियर की तरफ जा सकते हैं आप। बिल्कुल। तो ये बहुत से लोगों को नहीं पता। अगर आपके सर में दर्द रहता है, आपको चक्कर आते हैं, आपको कोई इरिटेशन फील होती है, इस तरह कोई सिम्टम्स हैं, तो प्लीज़ बराए मेहरबानी अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर कीजिए। बिल्कुल जी। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने का मेन जो रीज़न होता है वो ये होता है कि आपकी डाइट में सोडियम इंटेक ज़्यादा है, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा है। जब यूजुअली हम पेशेंट से बात करते हैं, पेशेंट्स की डाइटरी हिस्ट्री लेते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं पेशेंट हमसे बज़ाहिर हमारे सामने ये कह रहे होते हैं कि नहीं, हम तो बिल्कुल ही कम नमक इस्तेमाल करते हैं और हम खानों में सिर्फ उतना ही नमक लेते हैं जितना 3 टाइम के खानों में होता है। बट जब हम उनकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जी सुबह ब्रेकफास्ट में भी कुछ ब्रेकफास्ट सीरियल्स ऐसे होते हैं। एक तो पहली बात ये कि जो चीज़ आपके पास पैकेज फॉर्म में आ रही है वो आपके पास उसमें एडिशनल सोडियम पोटेशियम मौजूद होता है जो उनकी शेल्फ लाइफ को बात कर रहे हैं, जिसमें अगर जैसे आप कैंड फूड की बात करें, मशरूम्स मिलते हैं कैंड में, या फिर आप कैंड ऑलिव्स ले लेते हैं, आप ऑलिव्स ले लें, उसमें फ्रूट्स हैं डिफरेंट। तो जितनी भी टिन में चीज़ें हैं, कैंड में चीज़ें हैं, या किसी भी पैक में, टेट्रा पैक में, हर चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए उसमें मौजूद होते हैं। अच्छा, और सॉरी आपकी बात मैं इंटरप्ट करूँगी यहाँ पे मरियम, के पानी में भी जो हम पानी पी रहे होते हैं उसमें भी सोडियम लेवल चेक करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग उसमें चेक नहीं करते, उनको पता भी नहीं होता कि अच्छा यहाँ पे हमें सोडियम लेवल चेक करना भी है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये जो मैं बात ये कर रही थी कि कुछ घरों में यूज़ ही पैकेज के मसाले होते हैं, पैकेज के मसाले होते हैं। आजकल विंटर्स हैं, मोस्टली घरानों में सूप्स वगैरह रूटीन में बन रहा होता है, उसमें रेडी टू जैसे हम क्यूब्स या किसी भी और ब्रांड की क्यूब्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। करते हैं हम कोई भी चिकन स्टॉक या फिर आप चिकन पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल। और फिर उसमें डिफरेंट टाइप्स के सॉसेस वगैरह जो हम ऐड कर रहे होते हैं तो उसमें बेतहाशा सोडियम होता है, उसमें बेतहाशा सोडियम होता है। अब मिसाल के तौर पे कोई एक आप किसी भी ब्रांड का अगर आप ले रहे हैं, कोई सोया सॉस या किसी भी और कोई भी और सॉसेज अगर आप ले रहे हैं तो उसके 1 टीस्पून में अच्छा खासा नमक होता है, यानी अराउंड 900 मिलीग्राम टू 1000 मिलीग्राम तक होता है। और जबकि एक नॉर्मल अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल है तो उसकी 2000 से 2300 मिलीग्राम तक की एक दिन की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज़ इक्वल टू 1 टीस्पून सॉल्ट। अब अगर इतना हम एक ही चीज़ से ले लेंगे तो फिर हमारे बाकी जो दिन होगा जब उसमें हम अपनी डाइट लेंगे तो ये सब एडिशनल सोर्सेज होके और हमारा जो एक दिन की लिमिट है वो 1 टीस्पून से बढ़कर वो 2-3 टीस्पून के ऊपर जा रही होती है। फिर आजकल ऑरेंजेस हैं, आपने देखा है मोस्टली घरानों में जो है वो नमक के साथ खाया जाता है। फालसे होते हैं, जामुन होते हैं, या इस तरह के फ्रूट्स होते हैं, अमरूद हैं आजकल, बिल्कुल उस पर बाकायदा प्रॉपर ला के दस्तरखान पे या टेबल पे रख के और फिर खाया जाता है। तो हम यही गाइड करते हैं कि इस तरह से ये एडिशनल नमक है, ये सारी सोर्सेज हैं। फिर अचार का इस्तेमाल होता है, फिर डिप्स हैं, चटनियाँ हैं, सॉसेज हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं जिसमें आप नमक अवॉइड नहीं कर आप सकते। भले डाइट में आप अपने सालन में नमक कम डालें, लेकिन अगर आप साथ में ये सब चीज़ें ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर अच्छा, और एक ये भी कि अगर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट पे आप हाफ फ्राई एग ले रहे हैं तो उसके ऊपर से अलग से नमक डाल के खाते हैं, ऊपर से नमक डाल के खाना समझें कि आप खुद से अपने हाथ से जहर खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका बीपी भी बढ़ाएगा, वो आपके किडनीज भी डैमेज करेंगे। तो ये सब चीज़ों को सोचते हुए आपने अपना सोडियम इंटेक, जो पहली बात हम पेशेंट को बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि नमक बिल्कुल बंद नहीं करना, बट ये कि उसका इस्तेमाल कम कर दें, लिमिट कर दें। अच्छा, ये भी कहते हैं ना कि आप पिंक सॉल्ट पे चले जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत। अच्छा देखिए, चाहे आप और भी जैसे बोलते हैं कि जी काला नमक इस्तेमाल कर लें या बिल्कुल, या आयोडाइज कर लें या इस तरह से कर लें, बहरहाल सोडियम की परसेंटेज तो हर सॉल्ट में मौजूद है ना, सोडियम ही होता है। तो आप जो भी इस्तेमाल करें, होती है, लेवल ज़्यादा होता है या फिर किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, लेकिन बहरहाल होता तो है। पिंक सॉल्ट आजकल रेकमेंडेड है कि आप पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसकी भी क्वांटिटी कम होगी। अच्छा, पिंक सॉल्ट के लिए भी एक सवाल है कि पिंक सॉल्ट आजकल पैकेट्स की फॉर्म में भी आ गए हैं, मल्टीपल कंपनीज ने निकाले, तो क्या वो सही है? बिल्कुल ठीक है। आप उनकी देखिए, एक आदत बना लें कि आप जो भी चीज़ मार्केट से, सुपरमार्केट से जाके ले रहे हैं, आप उसके लेबल्स को ज़रूर रीड करें। तो उसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर एक में ज़्यादा है और दूसरे ब्रांड में अगर उसका परसेंटेज कम है तो गो फॉर दैट। आप सोडियम लेवल चेक करें। अच्छा, बिल्कुल, हम लोग पानी भी लेते हैं, हम मिनरल वाटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हम पीछे जो लेबल्स होते हैं उसमें हम चेक नहीं करते कि उसमें सोडियम का कितना लेवल है। तो आप जब भी पानी के, चाहे गैलन्स आते हैं बड़े बड़े या कोई भी पानी आप ले रहे हैं, तो प्लीज़ उसको पीछे चेक कीजिए कि उस पर सोडियम लेवल कितना लिखा है। आप मुझे बताएंगी कितना सोडियम लेवल होना चाहिए पानी के अंदर?
देखें, पानी के अंदर मतलब जितना कम हो उतना ही बेहतर होता है। ये कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है कि इतना होना चाहिए। अच्छा, हाँ, मतलब जितना कम हो उतना बेहतर है, क्योंकि उसके साथ एडिशनल और भी चीज़ें होती हैं ना, और भी मिनरल्स होते हैं, तो जितना कम होगा उतना बेस्ट है। सही। अच्छा जी, तो अब हम बात करेंगे जैसे कि हम किडनी पेशेंट्स की अगर बात करते हैं कि उनको डाइट में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं, तो बहुत आसान अल्फाज में हम वाइट बोर्ड भी मंगवाते हैं अभी यहाँ पे, ताकि मैं चाहूँगी कि आप उस पर लिख के ठीक है। प्रॉपर डिटेल बताएं, ताकि आप लोग नोट डाउन कर सकें और पिक्चर क्लिक कर सकें उसकी, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना। अच्छा जी, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि आप आम हैं या कीनू है या फिर एप्पल है, बनाना है, ये आप पूरा एक फल नहीं खा सकते अगर आपकी शुगर लेवल हाई रहता है, अराउंड लाइक अगर आप 300 से लेके 400 तक रहता है। बाज़ लोगों का होता है शुगर मेंटेन ही नहीं हो पाती है ना, वो उनकी रहता ही इतना मेडिसिन खाते रहते हैं लेकिन नहीं उनकी बढ़ पाती, तो क्या उनको पूरा एक वो फ्रूट भी नहीं खा सकते, उनको हाफ खाना चाहिए? अच्छा देखें, पहले तो मैं एक बात क्लियर करूं कि शुगर के मरीज़ सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं अगर उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में है, अगर उनका HbA1c बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो एक शुगर का मरीज़ वो सब कुछ खा सकता है जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल खाता है। लेकिन फिर शुगर भी तो एकदम शूट करती है। हाँ बिल्कुल। अब उसमें ये है कि शुगर के अगर हम पेशेंट की स्पेशली बात कर रहे हैं तो उसमें ये है कि उनको क्वांटिटी, क्वालिटी और टाइमिंग्स देखनी होती हैं अपने खाने की। अगर वो ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो फिर उनका ब्लड शुगर लेवल ज़रूर नॉर्मलाइज रहता है। अब अगर आपका क्वेश्चन था कि फ्रूट कितना लेना चाहिए, फ्रूट कितना ले सकते हैं, तो हम यूजुअली अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में है तो आप पर डे 1 से 2 मीडियम फ्रूट ले सकते हैं। मगर तो आप ये बताइए कि एक नॉर्मल पर्सन क्या शुगर लेवल कितना रहना चाहिए अगर आप घर में अमूमन टेस्ट करते हैं, कितना रहना चाहिए? अगर आप फास्टिंग की बात कर रहे हैं तो अब जितनी लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उसमें यह है कि आपकी फास्टिंग 110 के अंदर होनी चाहिए। प्रीवियसली ये था कि 125 के अंदर अंदर रहनी चाहिए, लेकिन अब 110 के अंदर अब इसकी कट ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो और रिस्ट्रिक्ट कर दी हैं, क्योंकि आपको पता है कि डायबिटीज़ इतनी बढ़ रही है दुनिया भर में, और पाकिस्तान जो है वो दुनिया में तीसरे नंबर पे है, जिसमें सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज़ हैं। तीसरे नंबर पे आ गया और हमारे यहाँ तो बच्चों को भी डायबिटीज़ हो रही है। बिल्कुल जी, तो आपने बताया कि फास्टिंग में अंडर 110 होनी चाहिए तो बेस्ट रहता है। और खाने के बाद विद इन 150-160। अच्छा, खाने के बाद विद इन 150-160 प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अगर घर में आपके पास मशीन है, ग्लूकोमीटर है, आप उस पर चेक कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप ये मेंशन कीजिए कि फास्टिंग में आपकी शुगर चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो 110 के अंदर रहनी चाहिए। और रैंडम में या आफ्टर मील, जब आप आफ्टर मील भी 2 घंटे बाद चेक करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ खाना खाया वहाँ चेक किया तो शुगर तो आएगी, फिर कहेंगे शुगर। अच्छा, ये जो रेंजेस है ना, ये भी सॉरी मैं इस थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूँगी कि रेंजेस भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं, कुछ ओल्ड एज होते हैं, कोई यंगर एडल्ट होते हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा 180 तक भी चले जाते हैं, कुछ में 160 तक भी चले जाते हैं, लेस देन 200 भी कभी कभी एक्सेप्टेबल होता है। बिल्कुल इस तरह होता है। फिर HbA1c होता है जो आपका शुगर का लास्ट 3 मंथ्स का रिकॉर्ड आप बता रहा होता है, तो वो लेस देन 6.5 होना चाहिए, तो बहुत अच्छा आपका फिर कंट्रोल रहता है शुगर के ऊपर। सही। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होती है, क्या होता है कि शुगर पेशेंट्स को अगर रैंडमली भूख लगती है, कुछ होता है, वो हल्के से कहते हैं हमने शुगर फ्री बिस्किट्स ले लिए, लेकिन वो बिस्किट्स में भी तो शुगर होती है कि बिस्किट बनता किससे है? एक ये कॉन्सेप्ट होता है लोगों का कि हमने मीठा तो खाया नहीं, हमारी शुगर क्यों बढ़ गई। तो बेसिकली ये मीठे की बात नहीं होती, ये जो सारा गेम है ये कार्ब्स का गेम होता है, कार्बोहाइड्रेट का गेम होता है, और कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं, एक शुगर हो गई, एक स्टार्च हो गया और एक फाइबर हो गया। ये तीनों कंपोनेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, आप जो चक्की का आटा खाते हैं उसमें भी कार्ब्स तो होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं शुगर लेवल तो होता ही है ना, लेकिन उसमें फाइबर भी होता है जो आपके ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज करने में आपकी हेल्प करता है। लेकिन जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई रह रही है तो क्या उनको खाना चाहिए? रोटी तो ज़रूर खाएं, रोटी गंदम के आटे की ही ज़रूर खाएं। बिल्कुल गंदम के आटे की, या जिसे लाल आटा कहते हैं, चक्की के आटे का। फाइन आटा बिल्कुल भी नहीं। फाइन आटा एक तो आपका वेट भी पुट ऑन करवाएगा, दूसरा आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। सही। आपसे मजीद बात करेंगे, हम बोर्ड भी मंगवाते हैं ताकि हम प्रॉपर आपको डाइट प्लान बता सकें। जनाब, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्दी से जाएंगे, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और हम बात कर रहे थे डायबिटिक और किडनी पेशेंट्स की डाइट के हवाले से। तो आपको दिखाते हैं, आप बनाइए, हम पूरा चार्ट बना रहे हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है।
इन चीज़ों का ख्याल रखना है। छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हम लैग कर रहे होते हैं और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि भाई ये मसला हमें हुआ क्यों। अच्छा, आपने मुझसे पूछा था कि डायबिटिक पेशेंट, हाइपरटेंसिव पेशेंट यानी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स और किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं उनका। तो अभी मैं पहले इन आप डायबिटिक और किडनी का बता दीजिए, क्योंकि बीपी का फिर बहुत ज़्यादा वो हो अच्छा जाएगा, ठीक है, ओके कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है। तो अब शुगर के पेशेंट्स में हम किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, पहले तो मैं थोड़े पॉइंटर्स फॉर्म में आपको बता दूं कि ऐसे जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको अपने मील्स जो हैं वो मिस्ड नहीं करने चाहिए, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अपनी डाइट में हाई फाइबर फूड्स का इस्तेमाल करें, ऐसे खाने जिसमें रेशा ज़्यादा होता है, हाई फाइबर, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, एप्पल हो गया, पेयर हो गया, अभी डायबिटिक में अब यहाँ पे कंफ्यूजन आएगी कि अभी कहते हैं कि हम तो फल खा ही नहीं सकते। नहीं बिल्कुल नहीं, शुगर बढ़ जाएगी। नहीं बिल्कुल नहीं। और एप्पल तो सबसे सेफ फ्रूट है, डायबिटिक पेशेंट या और किसी भी बीमारी का पेशेंट हो वो एप्पल खा सकता है, ठीक है। तो हाई फाइबर में अच्छा, इसमें वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं, इसमें आपका वीट भी आ जाता है, इसमें वीट से बनी हुई जितनी प्रोडक्ट्स हैं, सीरियल्स होते हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं जो कि वीट बेस्ड हैं, बिल्कुल जौ का दलिया है, गंदम का दलिया है, वो सब इसमें आ जाते हैं। अच्छा, फिर एक तो इन्हें मील्स मिस नहीं करने चाहिए, इनको हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, इनको अपनी टाइमिंग्स का बहुत ख्याल रखना चाहिए, मील टाइमिंग्स का। अच्छा, ये तो हो गया। और इनको पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए, यानी कम मिकदार में खाना चाहिए, सही, ठीक है। अच्छा, अब जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं, ऐसे पेशेंट्स जो डायलिसिस डिपेंडेंट होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, जो पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं, उनको 5 चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक अपना सोडियम, अच्छा ये भी ऑब्वियसली लो सोडियम फूड ही लेंगे, सोडियम कम करना है, पोटेशियम कम खाना है, अच्छा पोटेशियम भी कम खाना बिल्कुल, प्रोटीन बढ़ाना है, और फास्फोरस जो कि एक मिनरल है उसका इस्तेमाल कम करना है। ये तो हमें पता है कि सोडियम हमें नमक के थ्रू मिलता है या नमकीन चीज़ों से हमें मिलेगा, प्रोसेस चीज़ों में होता है या कैंड फूड उसमें होता है, बिल्कुल। पोटेशियम हमें किस में मिलेगा ये भी आप बताएं। देखिए, पोटेशियम नेचुरली तमाम फल और सब्जियों में मौजूद होता है, अब हम उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा तो आप जैसे कि मार्केट में अगर हम कोई चीज़ एक्स्ट्रा लेके खाते हैं तो नहीं, पहले मैं आपको ये थोड़ा सा ये बता दूं कि लो पोटेशियम फ्रूट्स हम फिर एडवाइस करते हैं कि जिनमें पोटेशियम कम हो, जिन फल और सब्जियों में आप उसका इस्तेमाल कर लें। सही। फिर जो आप वाली बात कि कैंड फूड्स में होता है, प्रोसेस फूड में होता है, जो रेडी टू ईट चीज़ें होती हैं उनमें होता है, जो सॉसेस वगैरह होते हैं, सोडियम के साथ साथ ये भी मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर किडनी के पेशेंट्स को, स्पेशली वो मरीज़ जो डायलिसिस पे होते हैं, उनको प्रोटीन अपना बढ़ाना होता है। अब एक ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता है कि प्रोटीन में जी सिर्फ हम चिकन खा सकते हैं और फिश खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप मटन भी खा सकते हैं, इवन आप बीफ भी खा सकते हैं वंस इन अ वीक। डायलिसिस के पेशेंट्स गाय का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं वंस इन अ वीक, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, जो चीज़ें प्रोटीन जिन चीज़ों में ज़्यादा होता है वही चीज़ें, उन्हीं चीज़ों में फास्फोरस भी ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा ये हमें थोड़ा सा टैकल करना होता है ऐसे मरीज़ों के साथ कि हम ऐसे इनकी फिर जो हाई प्रोटीन वाले हैं जिसमें बीफ वगैरह आ जाते हैं, उनको हम वंस इन अ वीक से ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं करते। हाँ, क्योंकि उसमें फास्फोरस भी ज़्यादा होता है, तो आप सिंपल इसे याद रख सकते हैं कि जो गोश्त होता है उसमें प्रोटीन होता ही होता है, चाहे वो गाय का हो, बकरे का हो, चिकन का हो, फिश हो, लेकिन साथ साथ उसमें फास्फोरस भी होता है। और फास्फोरस की दूसरी फास्फोरस और किन चीज़ों में होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में, कोला ड्रिंक्स में, तो इसलिए ये हम कंप्लीटली वो फिजी ड्रिंक्स तो यूज ही नहीं करनी चाहिए। पेशेंट्स को क्या, हम नॉर्मल इंडिविजुअल को भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाद इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनका खाना नहीं गले से उतरता। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और जो प्रोटीन की बहुत सॉरी आपकी बात को इंटरप्ट हो गई, प्रोटीन की बेस्ट सोर्स दालें हैं, दालें भी हैं, लोबिया, बिल्कुल दालें भी हैं। देखिए, एक प्राइमरी सोर्सेज होती हैं जो मेन होती हैं, एक सेकेंडरी सोर्सेज होती हैं। तो प्रोटीन हमें गोश्त से तो मिलता ही है, साथ में हमें एग से मिलता है। सबसे चीपेस्ट जो हमें सोर्स है हमारी, वो एग है। फिर दालें हैं, मिक्स दाल हो गई, चने हो गए, बीन्स हो गए, लोबिया हो गए, ये सारे आपकी प्रोटीन की सोर्सेज हैं। चने और लोबिया किडनी पेशेंट्स ले सकते हैं? ले सकते हैं, बट उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जैसे कितनी वंस इन अ वीक और 10 डेज में एक मरतबा जैसे तो खा सकते हैं। अब अक्सर हमारे पास ये प्रॉब्लम होती है ना कि जब हमारे पास शुगर के मरीज होते हैं, उनको अक्सर जो इन बिटवीन मील्स स्नैक्स प्रिस्क्राइब किए हुए होते हैं वो चने होते हैं, बीन्स होते हैं, खा सकते हैं, किडनी पेशेंट्स भी खा सकते हैं। बस थोड़ा सा देखिए, सारा गेम ही मिकदार का है। अगर आपने कम उसमें क्वांटिटी
में आप ले रहे हैं ना, तो आप ये वाले पेशेंट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्वालिटी कंट्रोल नहीं करी तो फिर आपके साथ इश्यूज हो सकते हैं, आपकी लैब्स डीरेंज हो सकती वही हैं। बात है ना कि आपको कुछ भी खाएं लेकिन एतदाल में रहते हुए खाएं, अपना पेट समझ के खाएं, पेट कहीं नहीं भाग रहा, चीज़ थोड़ी देर बाद दोबारा खा लीजिएगा, नेक्स्ट डे खा लीजिएगा। और लास्ट जो पॉइंट होता है किडनी पेशेंट्स का, जो डायलिसिस पे होते हैं, उनको अपनी फ्लूइड्स बहुत देख कर लेने होते हैं, जो वो पानी ले रहे हैं या पानी की तरह की चीज़ें। तो मोस्टली हमारे पास लोग ये गलती करते हैं कि अगर हम उन्हें बता के भेजते हैं ना कि आप 1 लीटर आपने पूरे दिन में पानी लेना है मिसाल के तौर पे, या 1.5 लीटर पानी लेना है, ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, तो वो सिर्फ पानी काउंट कर रहे होते हैं कि हमने 1.5 लीटर पानी लिया है पूरे दिन में, या हमने वो चाय कैलकुलेट नहीं करते, वो कोई सूप कैलकुलेट नहीं करते, उसमें वो दूध नहीं ऐड ऑन करते उसके अंदर, वो कोई पतला शोरबा नहीं ऐड ऑन करते। तो कोई भी चीज़ जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है वो सब इन फ्लूइड्स में आता है। सही तो इसलिए जो किडनी के पेशेंट्स हैं, जो डायलिसिस डिपेंडेंट है स्पेशली, उनको अपने फ्लूइड्स का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। नमक का इस्तेमाल कम करेंगे, प्यास कम लगेगी, लिक्विड कम लेंगे, सब चीज़ें आपस में जो है ना वो जुड़ी हुई हैं, तो आपको हर चीज़ बैलेंस। बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं ना जैसे स्पाइसी खाना खाते हैं, तो स्पाइसी खाना वो खा तो लेंगे बट उसके बाद उनकी प्यास की शिद्दत बढ़ेगी। अभी तो सर्दियां हैं, मौसम थोड़ा बेहतर है, तो अभी इतना फील नहीं होगा, लेकिन गर्मियों में बहुत होता है, तो वो फिर कंट्रोल नहीं कर पाते अपना फ्लूइड। तो इसलिए बिल्कुल, इसीलिए नॉर्मल खाएं, बस नमक मिर्च नॉर्मल हो, ना बिल्कुल बॉइल्ड खाएं, ना बिल्कुल फीका खाएं और ना बहुत ज़्यादा खाएं। सही, आप नॉर्मल रखें। जो लोग डायलिसिस पे हैं, ये हमने उनके लिए बताया है। और जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए फिर ये है। शुगर के मरीज़ से कहते हैं कि अगर आपकी शुगर ज़्यादा रहती है तो आप प्याज भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि प्याज में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ मोस्टली जो हम एशियंस जो हमारे खाने बनते हैं उसका जो बेसिक कंपोनेंट है वो प्याज ही है। सैलेड में सैलेड नहीं खा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। खीरा खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं। अच्छा, गाजर भी ये है कि थोड़ी सी स्टार्ची वेजिटेबल में आता है, लेकिन उसको भी अगर आप एक मीडियम गाजर है उसका 1/4 पीस खा रहे हैं तो वो भी इट्स ओके, वो भी खा सकते हैं। सही। अच्छा, अब आप मुझे बता सकती हैं कि अगर एक मील, एक पूरे दिन का मील बना के बता सकती हैं डायबिटीज पेशेंट के लिए? अच्छा, मैं राइट डाउन करके बताऊंगी। हाँ जी, राइट डाउन करके बताइए। आप यहाँ कर लें, अगर नीचे बता सकते हैं। सही कि भाई हमें पता चले ना कि अगर हम डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको दिन में क्या खाना चाहिए। आपका ब्रेकफास्ट टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नहीं? बिल्कुल। आपने कितने बजे खाया? अब रात को 11 बजे आप खा के कुछ सो गए। रात का खाना तो वैसे भी एडवाइस यही किया जाता है कि अर्ली खाइए, एटलीस्ट 3 आवर्स पहले खाएं आप सोने से, और हैवी ना लें रात का खाना। 3 घंटे पहले खाते, मैं प्रेफर करती हूँ 5 घंटे पहले खाना चाहिए, ताकि 3 घंटे एक एडवाइजेबल है कि स्टैंडर्ड है। इस तरह नहीं करें कि बस फ़ौरन खाया और फ़ौरन सो गए, ऐसे नहीं करें। अच्छा, ब्रेकफास्ट में आप कुछ लोग ब्रेड लेते हैं, हम एडवाइस करते हैं। अच्छा, यहाँ सॉरी ब्राउन डायबिटिक बात हो रही है तो हम ब्राउन ब्रेड लेंगे। सही। या फिर होल व्हीट चपाती। अच्छा, थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट है कि लोग ये कहते हैं कि ये बहुत हैवी है, इससे हमारी शुगर बढ़ती है, हम ये खाते हैं स्लाइस खाते हैं तो हमारी शुगर नहीं बढ़ती। ऐसा नहीं है, आपको दोनों इक्वल अमाउंट में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कार्ब्स, तो आप इससे बेहतर हम ये एडवाइस करते हैं कि आप चपाती खा लें या कम ऑयल का पराठा खा लें, ताकि आप कम ऑयल का अच्छी डाइजेशन है ना। अच्छा, फिर उसके बाद देखें, अगर हम प्रैक्टिकली खुद फॉलो करें ना, अगर हम इतना स्ट्रिक्ट डाइट प्लान अगर पेशेंट को बताएं ना, वो पलट के फॉलो पे हमारे पास आए ही नहीं। क्यों? तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हमें भी रहना पड़ता है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है कि हम ऐसी डाइट बताएं कि वो फॉलो भी करें, ऐसा ना हो कि वो फॉलो अप ही ना करें। अच्छा जी, आपने नाश्ता अधूरा है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी एग इसमें आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है, अगर आप बॉयल ले रहे हैं या आप फ्राइड ले रहे हैं तो लो फैट में बना कर लेंगे, कम तेल में बना कर लेंगे, या फिर ऑमलेट ले सकते हैं। अच्छा, ऑमलेट में बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप थोड़ी सी वेजिटेबल ऐड करें, ठीक है? तो ये आपका ये हो गया आपका ब्रेड, ये हो गया आपका एग। अब इसके साथ कुछ लोग मिल्क लेते हैं और कुछ लोग टी लेते हैं। हाँ, यही मैं कह रही हूँ, नाश्ता अधूरा है, चाय के बगैर तो गले। बिल्कुल सिंपल नाश्ता है। अब इससे थोड़ा सा आप बेहतर भी कर सकते हैं, अगर आप पूरे दिन में फ्रूट नहीं ले रहे तो आप यहाँ फ्रूट ले सकते हैं। सही। ठीक है, फिर फ्रूट मैं जो एडवाइस करती हूँ वो मिड मॉर्निंग में करती हूँ। जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया 8 से 9 बजे के दरमियान, 8 से 9 बजे के दरमियान, ठीक है, एक नॉर्मल टाइम है, रूटीन टाइम है। अच्छा, तो आप चाय और दूध आपने जो लेना है वो बगैर चीनी का लेना है, विदाउट शुगर होगी या फिर स्वीटनर में होगी? ये स्वीटनर में। अच्छा, दूसरी बात ये बता दें कि आजकल अच्छा हम लोग एक टी वाइटनर्स आते हैं, हम वो यूज़ करते हैं, क्या वो सेफ है किडनी पेशेंट्स और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए? बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि उसमें भी शुगर होती है। बेहतर ये है कि जो नॉर्मल आप जो भी मिल्क आपके पास है
बॉईल करके उसकी बलाई हटाएं, वो इटसेल्फ लो फैट या Low स्किम fat मिल्क milk बन हो जाएगा। जाएगा, आप वो यूज़ कर लें पीने के लिए भी और चाय में ऐड करने के लिए सही। भी। चले आप पूरी डाइट प्लान लिख लीजिए पूरे दिन का जनाब। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, जब तक मारिया जो है लिख रही हैं हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगी मुनीज़ा भी। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और जैसे मैंने कहा था ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी हमारी किचन क्वीन मुनीज़ा। तो ये आ गई हैं। क्या बात है मुनीज़ा, बड़े लश्कारे मार रही हैं आज आप। क्योंकि सर्दियों में ही हमें इतने डार्क कलर्स और इतने मज़े मज़े कलर्स पहनने को मिलते, गर्मियों में तो हम पहन नहीं पाते, तो हमने कहा क्यों नहीं इंजॉय करें डार्क कलर्स पहन के। अच्छा, हम डार्क डार्क कलर्स पहन के भी इंजॉय करें और मजे मजे के खाने भी खाने इंजॉय भी करें, enjoy क्योंकि करें। आप खाने भी डेली ऐसे बना रही हैं ना कि सुभान अल्लाह ओए माशाल्लाह। होए, देखें। और ये देखें मेरे सामने एक चिकन रखी है, तो आप बना रही हैं पेरी पेरी चिकन। चिकन हमारा आज लंच बना तैयार रहे हो हैं। रहा है, इसका मतलब है वाओ। अच्छा, ये स्किन चिकन लिए है ना? स्किन चिकन लिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और जो है इसका जो क्रिस्प बनता है ना वो बड़ा अच्छा और टेक्सचर बड़ा अच्छा आता है। तो हम इसको फ्लैट करना चिकन को हमने कहा हम सिखाएं आज आपको। सही, ठीक है, आइए तो हम आपको सिखाते हैं। अपने हथियार संभालिए। अपने हथियार संभालें, बिल्कुल हमारे हथियार देखिए, शेफ से ना बच के रहना चाहिए, हमारे हथियार बड़े खतरनाक होते हैं। लेकिन जो है खैर हम लोग आपको खुश भी करते हैं कि अच्छे अच्छे खाने खिला के। अच्छा, ये हमने चिकन ले लिए, होल चिकन है ये, तकरीबन 1500 ग्राम्स की, ठीक है, तकरीबन 1.5 किलो की चिकन है ये। इसका बैकबोन की साइड है, इसको हम कट करेंगे दोनों साइड से। चिकन जो आजकल बड़ा एक वो फ्लैट चिकन लोग देख रहे हैं वो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको स्किन ले लिया। चिकन में भी सोडियम लेवल ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होता है। अच्छा, ये कोलेस्ट्रॉल डायरेक्ट जो है वो- पलट के देखा और चिकन को देखा, फिर मुनीज़ा को देखा, तो मैंने कहा ये कहेंगी कि अभी यहाँ पे आप मुझसे डाइट पूछ रही हैं और और उधर- यहाँ पे स्किन चिकन बना के खिला रही हैं। देखिए कभी कभी तो मेरे ख्याल से चलता कभी है कभी ना? चलता है ना, कभी वंस चलता इन अ ब्लू मून या वंस इन अ वीक ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। Is it healthy? देखिए वीक में एक दिन तो चीट डे होता है ना, Cheat तो day उसमें आप खा सकते हैं जो अच्छा, आप चीट खाना डे चाह रहे हैं। होता है या चीट मील मील होता होता है, ये बताइए, बड़ा है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। डिपेंड करता है कि आप क्या फॉलो कर रहे हैं बाकी के वीक में। और आपका मतलब weight वेट कितना रिडक्शन है? के लिए अगर आप कर रहे हैं तो फिर चीट मील होगा, अच्छा, ठीक है ना। एक मील तो होगा आज बस। तक चीट मील हम कर ही नहीं सकते, हम तो चीट डे पे चलते हैं भाई। क्योंकि अमूमन मैंने लोगों के मुंह से ये सुना है कि यार हमारा तो चीट डे है, तो मैं कहती हूँ चीट डे क्या? सुबह नाश्ते से रात तक जो है वो वो मेरे जैसे होंगे, वो जो cheating। कहते हैं मैं चीट डे। लेकिन आप Cheat करती meal नहीं नहीं कर है, ये रहने सकते दे, हम। आप ये रहने दे कि आप चीट मील जो है। अच्छा, मुझे बताएं, मैं आपसे पूछ रही थी कि चिकन विद स्किन लेना, इज इट हेल्दी? नो। नो, नॉट एट ऑल। अच्छा, हम फिर एडवाइस ये- ये करते हैं कि विदाउट स्किन ही लें, जितने भी विजिबल फैट्स इसके ऊपर हैं उसके ट्रिम हम ऑफ तो वैसे भी करके और विदाउट उसके बाद स्किन हाँ, लेते हैं, उसके लेकिन बाद फिर ये इस्तेमाल। जो सऊदीया में और मिडल ईस्ट में आप गल्फ में चले जाएं या फिर आप यूएस वहाँ पे वगैरह में with चले skin होती है। जाएं, तो वहाँ पे with देखिए skin हर prefer जगह करते के हैं। एक अपने टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना जो डेवलप हुए हुए होते हैं, वहाँ वो लोग स्किन के साथ खाना पसंद करते हैं। अब हमारे यहाँ आप देखें कुछ आउटलेट ऐसे हैं जो स्किन के साथ ऑफर कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनको वो अच्छी नहीं लग रही होती। तो हमारे टेस्ट बर्ड्स डेवलप हुए हुए हैं इसको विदाउट स्किन खाने। और लेकिन यही ना हमारे यहाँ best है। यूजुअली लोग बाहर जो अक्सर ब्रोस्ट पसंद कर रहे होते हैं वो विद स्किन पसंद कर रहे और होते हैं। आपको पता है ब्रोस्ट विद स्किन ही अच्छा बनता है, अच्छा क्योंकि बनता जो है, क्रिस्पनेस जो होती है वो मेंटेन रहती और है। वो जूसेस जो रिलीज होते हैं ना स्किन के, उसका अपना, जैसे कि हम सपोज हम बारबेक्यू करते हैं तो उसमें हम जब fat use करते हैं। दुम्बे की बारबेक्यू हम कर रहे होते हैं तो उसमें लाजमी आप दुम्बे की फैट लगाते हैं तो उसकी अपना ही अरोमा, एक अपना ही फ्लेवर आ रहा होता है। सेम इस तरह से चिकन की स्किन का भी एक अपना अरोमा और अपना एक टेस्ट आता है। अच्छा, ये चीज़ें दूसरा हम अक्सर जो बर्गर्स खा रहे होते हैं बाहर में, उसमें भी जो है वो फैट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी है, तो जब भी हम कहते हैं ना कि हमारे घर में वो फ्लेवर्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि अक्सर जो है वो नेचुरल चीज़ों से भी अपने फ्लेवर्स होते हैं जो अच्छे लग रहे होते हैं। सही। अच्छा, इसकी पूरी बैकबोन आपने पूरी निकाल ली। निकाल अच्छा, ली। अगर आपके पास किचन Caesar सीजर हो ना, मौजूद है उससे easily उससे हो तो जाएगा बहुत आपका। आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपने दोनों साइड से कट कर लिए, देखें ये बैकबोन इस तरीके से, ठीक है। और ये हल्की सी यहाँ बोन है, हम इसको जो है कट कर देंगे। ये देखें, ये पूरी बैकबोन हमने रिमूव कर दी इसकी। सही। ये इसका जो, स्किन भी निकाल लेते हैं, स्किन पार्ट। सही, ठीक है। चलें जी। तो ये हमारी जो है चिकन जो है, Remove ये हो देखें, ये इस सही। तरीके से हो गई। यहाँ पे जो है इसका एक फैट वो बोन होती है, इसको हम Center जो है सेंटर में बिल्कुल, तो इसको हमने हल्का सा यहाँ कट करना है, ठीक है। और इसको जो है ना हमने, ये हमारी देखें, ये रखिए। चिकन जो है हमने इसको ऐसे रखी सही, और हल्का और सा ये प्रेस किया। प्रेस कर दिया इसको, तो ये बोन जो है हमारी ब्रेक हो जाएगी। तो हमारी ये जो चिकन है ये बिल्कुल इस तरीके से फ्लैट हो गई, एक फ्लैट बुक शेप में आ गई। बुक शेप में आ गई, ठीक है। और विंग्स को हम इस तरीके से टक इन कर लेते हैं जब हम मैरिनेट करेंगे,
तो ये एक अच्छी सी लुक आ जाएगी और उसके बाद हम इसको जो है वो आपको बनाना सिखाएंगे। अच्छा आ जाते हैं पेरी पेरी चिकन के जो है हम मुझे sauce इसको की भी तरफ। वॉश कीजिए आप बिल्कुल, ये अपनी wash चीज़ें सही होगी। की जब तक मैं जाती हूँ Okay, देखती हूँ हमारा डाइट प्लान, क्योंकि आपने लिख लिया पूरा डाइट प्लान। सही। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे पहले, आपको बता रहे थे कि हम डायबिटिक पेशेंट्स के डाइट प्लान के बारे में, अब हम आपको बता रहे हैं किडनी पेशेंट्स की डाइट प्लान के बारे में जो लोग डायलिसिस पर हैं। सही। अच्छा, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ हमने, लंच ब्रेकफास्ट हमने कंप्लीट हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, फिर मिड मॉर्निंग में अगर ब्रेकफास्ट आपका इन बिटवीन 8 to 9 है तो आप मिड मॉर्निंग में डेफिनेटली 11 साढ़े 11 बजे बेस्ट टाइम होता है, उस टाइम पे आप कोई फ्रूट ले लें। फिर उसके बाद लंच आप करेंगे डेफिनेटली इन बिटवीन 1 to 2 जो एक स्टैंडर्ड टाइम है, कुछ लोगों का 2 to 2:30 भी होता है, वो भी एक्सेप्टेबल है। फिर उसमें आप चिकन, मटन, फिश जिस फॉर्म में आप लेना चाह रहे हैं एज पर योर अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी आप इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। फिर इसके साथ आपने चपाती लेनी है या राइस लेने हैं। राइस भी खा सकते हैं शुगर के पेशेंट, लेकिन सिर्फ वंस और ट्वाइस इन अ वीक, वो भी कंट्रोल पोर्शन में, यानी 1 कप कुक्ड राइस लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। अच्छा, कुक्ड राइस, कुक्ड राइस लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेफर करें कि सैलेड का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि अगर सिंपल कार्ब्स आपको राइस से मिल रहे हैं तो उसके साथ आपने फाइबर सैलेड से ले लिया है। सही। ठीक है। फिर अगर योगर्ट, अगर क्योंकि हमारी जो मोस्टली डाइट्स होती हैं उनमें दूध का, दही का इतना इस्तेमाल नहीं होता, तो कोशिश करें कि दही को भी अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें। फिर शाम की चाय के टाइम पे आप, अच्छा क्योंकि ये शुगर के मरीज़ हैं तो ये पॉपकॉर्न भी ले सकते हैं, ये चने भी ले सकते हैं, ये बीन्स भी ले सकते हैं, ये व्हीट या वीटेबल्स बिस्किट भी ले सकते हैं, ये भुने हुए चने भी ले सकते हैं, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर इसी तरह से अगर आपने दिन में कोई प्रोटीन सोर्स ली है, आपने एनिमल सोर्स ली है, तो आप फिर दालें हैं या चने हैं या बीन्स हैं वो आप रात में ले लें, या फिर उसके साथ वेजिटेबल्स ले लें। फिर इसी तरह से चपाती का इस्तेमाल करें। चपाती एकदम से 2-3 नहीं खानी है, गंदम की तो खानी है, लेकिन उस पर भी कंट्रोल करना है। 1-1.5 चपाती जो एक स्टैंडर्ड होती है, 6 इंच की जो डायमीटर की जो चपाती होती है, वो उसे हम कहते हैं कि आप 1 से 1.5 इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सैलेड और योगर्ट अगर यहाँ नहीं लिया तो आप यहाँ ले लें, ठीक है। और बेड टाइम के वक्त अगर दिन भर में आपने कहीं दूध का इस्तेमाल नहीं किया है तो प्रेफर यही करते हैं कि रात को सोने से पहले दूध का इस्तेमाल कर लें, ताकि आधी रात को आपकी शुगर्स डाउन होने का खतरा ना हो, ताकि मॉर्निंग तक आपके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रहे। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट्स को भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है या उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है? भूख बर्दाश्त नहीं होती है, भूख पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगेन मैं यही बोलूँगी, कुछ लोगों को भूख ज़्यादा भी लगती है, कुछ लोग भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते, और कुछ लोगों को भूख ही नहीं लगती है। मतलब वो कहते हैं हम नाश्ता करते हैं और या नाश्ता नहीं करते, डायरेक्ट उठ के 12-1 बजे वो खाना खा रहे होते हैं। तो टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर के मरीजों के लिए स्पेशली। सही। ठीक है, आपने टाइम भी मैनेज करना है और आपने डाइट भी सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया, डायरेक्टली उठ के खाना खा रहे हैं, बिल्कुल भी सही नहीं है। आपने नाश्ता करना है प्रॉपर, सुबह उठें आप नाश्ता करें। अक्सर लोगों का ये होता है कि हमारा दिल नहीं चाह रहा होता, हमें नहीं उठा जा रहा होता, तो जब आपके बच्चे जा रहे हैं या हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस, उस टाइम पे आप प्रॉपर रूटीन अपना बनाना बहुत जरूरी है। नाश्ता बेस्ट होना चाहिए, नाश्ता जरूर करना चाहिए, बादशाहों की तरह होना चाहिए। लेकिन रोगन वाला नहीं, रोगन वाला नहीं हो, चिकनाई ज़्यादा ना हो, नमक ज़्यादा ना हो। अच्छा, फिर यहाँ पे अगर हम डायलिसिस के मरीजों की बात करें तो उनके पास ऑप्शन है, रोटी है, पराठा भी खा सकते हैं, ब्रेड भी खा सकते हैं। डायलिसिस के पेशेंट खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। जितनी अच्छी उनकी डाइट होगी ना, उतने अच्छे वो फील करेंगे। सही, मतलब ये मैं पठान का पराठा नहीं कह रही, मैं घर का बना हुआ पराठा कह रही हूँ। आप गंदम का पराठा कह रही हैं। बिल्कुल गंदम का पराठा कह रही हूँ, और कम चिकनाई में बना हुआ पराठा, ऑयल में बना हुआ कह रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर पॉरेज है, जौ का दलिया है, गंदम का दलिया है, कॉर्न फ्लेक्स हैं, ब्राउन फ्लेक्स हैं, वीटाबेक्स हैं, बहुत सारे ब्रेकफास्ट सीरियल्स अवेलेबल हैं आजकल मार्केट में, तो वो ले सकते हैं। अगेन क्वांटिटी कम हो, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए सीरियल्स की? अच्छा देखें, कुछ सीरियल्स होते हैं 1/3 कप से हाफ कप, ये एक स्टैंडर्ड है कि 1/3 कप से आधा कप जितना आपने लेना है। फिर अगर आप एग प्रोटीन अगर ले रहे हैं तो अगर 1 अंडा ले रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि डायलिसिस के मरीजों को प्रोटीन ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो अंडा सबसे चीप सोर्स होती है। तो अगर आप 1 अंडा ले रहे हैं तो होल लेंगे, लेकिन अगर आप वाइट्स ले रहे हैं तो 2 से 3 अंडों की भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी जर्दी 1 ही लेंगे, जर्दी 1 ही लेनी है, सिर्फ एग वाइट्स आपने 2 से 3 कर सकते हैं डायलिसिस के पेशेंट। अच्छा, फिर दूध या चाय जो भी आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आप वो कर लें। फिर मिड मॉर्निंग में यहाँ हमने फ्रूट दिया था, यहाँ हम लो पोटेशियम फ्रूट देंगे, जिसमें आपका एप्पल आ जाता है, जिसमें आपका पेयर आ जाता है, जिसमें आपका पीच आ जाता है, ये सारे फ्रूट्स जो लो पोटेशियम है। फिर लंच में चिकन, मटन, फिश जो भी आपको अवेलेबल है, आप राइस अवेलेबल है, चपाती अवेलेबल है, सैलेड बिल्कुल इसी तरह से आप लेंगे। फिर शाम की चाय के साथ आपने कॉर्न या पॉपकॉर्न का इस्तेमाल करना है, क्योंकि लो पोटेशियम हमें चीज़ें भी देखनी हैं। फिर उसके बाद डिनर में आप वही दाल या सब्जी का इस्तेमाल कर लें, या चिकन का इस्तेमाल कर लें, चपाती खा लें। मतलब जितना एक नॉर्मल इंडिविजुअल खाता है, बिल्कुल कोई अलग डाइट नहीं होती, सिर्फ सोडियम, पोटेशियम और प्रोटीन
वगैरह का ख्याल रखना अच्छा, आपने ज़रूरी पॉपकॉर्न होता है। यहाँ भी रखा है, पॉपकॉर्न वहाँ भी रखा है, तो आजकल मार्केट्स में बटर पॉपकॉर्न, कैरेमल पॉपकॉर्न, चीज़ पॉपकॉर्न, नो प्लेन वाले। अच्छा, और ये बिल्कुल पैकेट्स plain। वाले यूज़ कर सकते हैं? पैकेट वाले में अगेन उसका सोडियम देखना पड़ेगा, तो आप ठीक है? फ्रेश यूज़ कीजिए, घर में आप ज़्यादा एडवाइजेबल लेके होता है और कि घर में आप पतीली में पुराने वाले जैसे हम pop-up बनाते थे ना करें, बचपन में हाँ, अपने, वैसे बिल्कुल। उनको बना है। बिल्कुल। चलें जी, हो गया हमारा डाइट प्लान। बिल्कुल, ये हमारा थैंक diet यू सो मच जी। आप लोग चाहें आप इसकी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, अगर कुछ मिस कर दिया है आपने तो आप रिपीट पे हमारा शो दे सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब चैनल पे जाके हमारे विजिट कीजिए, वहाँ से आप ये डाइट प्लान निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच हमें डाइट प्लान बताने के लिए। आपने इतना ईजी डाइट प्लान बताया है कि ईजिली कोई भी फॉलो कर सकता है। अब तो एटलीस्ट आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए कि भाई न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो बहुत मुश्किल डाइट प्लान बनाती हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच जी। एक My ब्रेक का pleasure. वक्त हुआ है, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और किचन क्वीन बना रही हैं पेरी पेरी चिकन। ठीक है जी। अब आ जाते हैं पेरी पेरी सॉस की तरफ, जो हम जो है इस पे मैरिनेशन में भी यूज़ करेंगे, और उसी से मैं आपको 2 तरीके के डिप्स भी बताऊंगी। हमने क्या किया, पेपरिका पाउडर ले लिया, यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून लेंगे हम, ठीक है। लाल मिर्च पाउडर है, ये हम तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब लेंगे, ठीक है। या पेरी पेरी सॉस बना पेरी रही पेरी हैं। सॉस, ठीक है। गार्लिक पाउडर है 1 टेबलस्पून के करीब, अनियन पाउडर लेंगे 1 टेबलस्पून के करीब, वाइट पेपर 1 टीस्पून, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्च, क्रश्ड जो क्रश्ड रेड चिलीज जो होती हैं वो ले रहे हैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, ठीक है। इसके अंदर लेमन जूस जा रहा है तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, साथ इसमें सोया सॉस जा रहा है 2 टेबलस्पून के करीब, इसमें ऑलिव ऑयल जा रहा है 2 टेबलस्पून के करीब, ठीक है। और इसमें जा रहा है ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, ठीक है। और इसमें हम थाइम ऐड कर रहे हैं, ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जाएगा, ठीक है। ओके। अच्छा, साथ इसमें कश्मीरी लाल मिर्च आपने क्या करना है, उसको सोक कर लेना है तकरीबन 20 मिनट के लिए विनेगर में थोड़े से, और उसके बाद इसके साथ आपने ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम जो है वो मिक्स कर लेंगे। मैंने पहले से करके ब्लेंड करके उसको इसमें ऐड कर दिया था, ठीक है। तो ये हमारा प्याले में आपने ऑलरेडी ब्लेंडेड रखा हुआ था वो, जी, वो मैंने सही। इसमें ऐड कर दिया था, ठीक है। सही। ये आ गया हमारा पेरी पेरी जो है वो इसका मैरिनेशन, ठीक है। अब इस क्या करेंगे, हमने चिकन आपको कट करना सिखाया था, इसको हमने जो है वॉश कर लिया अच्छे से। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी जगह करते हैं ताकि आपको हम मैरिनेट करके भी दिखाएं। आप यहाँ आ जाएं, इधर ये जगह, ये काउंटर किंग है, यहाँ पे आ ओके, जाइए। ओके। अच्छा, मैं बता देती हूँ, इसके साथ मैंने स्टर फ्राइड वेजीज रखी है, तो वो भी आपको करके बताएंगे। मैंने इसमें शिमला मिर्च ले ली 1 बड़ी, टमाटर ले लिया 1 बड़ा, गाजर ले लिया। अच्छा, आपके पास कोई और वेजिटेबल्स हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे बेल पेपर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है, Colours भी add कर कलर्स देगा भी वो ऐड इसमें। होता है, ठीक है। सही। तो वो आपने इसमें मतलब साथ में ले लेना है स्टर फ्राइड सही। वेजीज में। अच्छा, हाथ आपने अच्छे से वॉश कर लेने हैं जब भी आप जो है मैरिनेशन कर रहे हो। यूजुअली घर में हम ग्लव्स यूज़ नहीं कर रहे होते, तो कोई मसला नहीं है, आप अच्छे से हैंड्स वॉश कर लें। मैंने अपने हाथ वॉश कर लिए थे। अब मैं इसको इसके ऊपर जो है हम मैरिनेशन अप्लाई करेंगे। अच्छा, हमने ना ये जो स्किन वाली चिकन ली है वर्दा, तो हमने इसके अंदर भी जो है थोड़ा सा मैरिनेशन अच्छा, मसाला इसके अंदर भी लगाना है ताकि जो है वो फ्लेवर्स हमारे चिकन के अंदर भी जाएं अच्छे अच्छे से से चले जाएं, ठीक है। सही। अच्छा, इसका कलर आप देखिएगा, पेरी पेरी चिकन का एक कलर रेड होता है, reddish सा हाँ, colour तो वो होता है पेपरिका इसका। पाउडर और जो है कश्मीरी लाल मिर्च वो यूज़ हो रही होती है। रेड बेल पेपर भी जो है बहुत से लोग ब्लेंड करने में यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे क्योंकि इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, तो मेरे ख्याल से जो आपके पास अवेलेबल हो, पॉकेट फ्रेंडली हो, आप उसी की तरफ जाए। ज़रूरी नहीं है कि अपना बजट, बहुत से लोग जो है कहते हैं कि इतनी एक्सपेंसिव रेसिपीज़ होती हैं तो हम क्यों खाएं, लेकिन हम वही चीज़ें बाहर जाके भी तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ले रहे होते हैं, आई थिंक। सही। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपने जो है वो मैरिनेट कर लेना है। मुनीसा, आप भी हाथ से कर सकती हैं, हमें बताएं ताकि किस तरह से इसकी रबिंग की जाती है। इट्स नेचुरल, इट्स ओके। हाथ की सही रबिंग जो है वो इस तरह हाथ से से ही होती है। ठीक है, इस तरीके से आपने पूरे चिकन पे जो है ये मैरिनेशन जो है वो लगा देनी है। मैं आपको अंदर भी लगा के दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने स्किन के अंदर से भी जो है इस मैरिनेशन को लगाना है। आप डेफिनेटली। अच्छा मुनीसा, मुझे ये बताएं, जैसे पेरी पेरी सॉसेस में आते हैं कि माइल्ड आता है, हॉट आता है, एक्स्ट्रा हॉट सॉस आता है, तो वो अभी इस वक्त तो हम मैरिनेशन में अपनी कर सकते हैं या फिर वो अलग से सॉस बनानी पड़ती है? नहीं नहीं, वो आप बिल्कुल जो है वो भी उससे भी आप मैरिनेशन कर सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि हमने घर में रहते हुए आपको इकोनॉमिकल चीज़ों के साथ बजट में रहते हुए हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है आप
घर में भी ये चीज़ें बना सकते हैं। तो ये आपका ये एक्स्ट्रा हॉट है, माइल्ड है, क्या फ्लेवर है? ये जो है थोड़ा सा माइल्ड रखा है हमने, लेकिन अगर आप इसके अंदर चिलीज़ की मिकदार जो है भरमार कर दें तो वो एक्स्ट्रा हॉट भी हो जाएगा। तो ये हमने थोड़ा सा मॉडरेट रखा है ताकि दिखाएं ये स्टेप। मैं चाह रही मुझे दोबारा करिए कि स्किन में आपने कैसे इसके अंदर रबिंग हमने क्या किया कि यहाँ से इसको इन किया, जो हमने मैरिनेशन तैयार की इसको हम प्रेस करते हुए ऊपर जाएंगे तो ये हमारा अंदर तक चिकन में लग जाएगा पूरा। ठीक है, इसी तरीके से इस साइड पे हम करेंगे कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करा, इसको प्रेस करते हुए ऊपर गए, आप देखें ये आपको कलर थोड़ा सा डार्क नजर आ रहा है ऊपर जाते हुए। ठीक है, ये इस तरीके से ताकि हमारे अंदर तक चिकन के जो है फ्लेवर्स आ जाए। अच्छा, हमने क्या किया था वर्दा, यहाँ पे हमने बोन जो है वो रिमूव नहीं करी थी, बहुत से लोग रिमूव भी कर देते हैं। तो उसका रीजन ये था कि हमारा जो है इसके अंदर जो टेंडरनेस है, मॉइस्चर रहे, वो इवोपरेट ना हो जाए। क्योंकि यूजुअली क्या होता है हम बोन को जो है वो रिमूव कर देते हैं तो उससे जो है हमारा जो जूसी एक फ्लेवर आ रहा होता है, ब्रेस्ट पीस वैसे ही बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ड्राई होता है, तो उस चीज़ के लिए हमने उसको रहने दिया। लेकिन यूजुअली लोग इसको जो है रिमूव भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आप देखें बहुत अच्छे से हमने इसको मसाला लगा दिया है और ये हमारा डन है। बैक पे भी लगाएंगे ताकि हम इसकी थाइस पे चीज़ उस पे फ्लेवर्स आए, ऐसे ही है। यहाँ पे भी हम लगाएंगे इसको। ठीक है, ये देखें इस तरीके से। हाँ, ये देखिए जैसे अंदर की तरफ आप देख रही है किस तरह से मुनीज़ा लगा रही हैं ताकि प्रॉपर अच्छी तरीके से मसाला चिकन में लग जाए और सारा फ्लेवर हर पार्ट में इसके अच्छे से फ्लेवर आए। आपने जैसे मसाज करते हैं ना, उस तरह चिकन को एक अच्छा सा मसाज देना है जब आपने अच्छे अच्छे फ्लेवर्स एंजॉय करने। तो अच्छा, आप होल चिकन बना रहे हो या फिर आप पेरी पेरी चिकन बना रहे हो तो यही है कि हमें चिकन को ना बहुत मसाज करना पड़ता है, उसको बहुत खुश फ्लेवर्स के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पीसेस बड़े जब होते हैं ना तो फिर वो पूरा मैरिनेशन ना हो तो मज़ा नहीं आता। अच्छा देखें इस तरीके से ये प्रॉपर इस पे लग गया है हमारा। ये हमने थोड़ा सा बचाया है। इससे हम क्या करेंगे, हमने दो तरीके के, मैंने आपको कहा था कि डिप्स आपको ड्रेसिंग तैयार करना बताएंगे, तो इससे मैं आपको वो बताऊंगी। ठीक है, मैं हैंड्स वॉश कर लेती हूँ। सही, इसको रखना है अभी नहीं रखना? बिल्कुल, इसको हम रख देते हैं ताकि पक भी जाए, भाई हमें खाना भी तो है। अच्छा, आप इसके साथ पीटा ब्रेड सर्व करेंगी? इसके साथ मैंने कहा पीटा ब्रेड सर्व करेंगे तो वो बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी करेगा। इसको हम कट करके आ गई मुनीज़ा आप। अच्छा शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ठीक है, तो ये हमने इसको ऑन कर लिया। ऑयल हमने इसमें ऐड कर दिया था तो हमें कोई ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पूरा चिकन जो है हम इसके अंदर रख देंगे ताकि जो है ये अच्छे से स्टीम भी हो जाए। फिर लास्ट में हम इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तमाम ग्रिल पैन में भी ग्रिल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको इसमें रख दिया है। इसमें पानी कुछ ऐड नहीं करना? पानी हम आधा कप जितना ऐड करेंगे इसमें, आधा कप पानी ऐड ये जो है हमारा कुक हो जाए। ठीक है, इसको अगर ग्रिल पैन नहीं है आपके पास तो आप आधा कप पानी डाल के लिड लगा के इसको पकने के लिए रख सकते हैं। सही है, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। इसको हम लिड लगा देंगे ताकि जो है ये इसी में अपने जूसेस रिलीज करके आ गया। आप जल्दी से बताइए। अच्छा, ये जो है हम क्या कर रहे हैं कि डिप्स हमने योगर्ट ले लिया तकरीबन 250 ग्राम का, इसको अच्छे से हमने फेंट लेना है। और ये जो हमने ये पेरी पेरी सॉस तैयार की है ये हम इसमें शामिल करेंगे तो हमारा योगर्ट के साथ एक ड्रेसिंग बन गई, हेल्दी ड्रेसिंग बन गई, जो क्योंकि हम हेल्दी वर्जन पे जा रहे होते। दूसरा, मायोनीज़ के साथ हमने इसके अंदर मायोनीज़ के अंदर ये 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। ये देखें, ये 1 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल कर दिया। अरे भाई, तो बहुत क्विक और इजी। क्विक और इजी। ठीक है, तो ये इसके साथ एक अच्छी सी मज़े की जो है वो डिप बन गई है। ये हमने इसमें जो है ऐसे ही आपने मेयो के साथ ऐड मायोनीज में ऐड कर देना है। बिल्कुल, कितना लिया है आपने? ये भी तकरीबन 250 ग्राम है, 1 कप जितना। ठीक है, खुशबू आ रही है मुनीज़ा। तो ये हम और ये यहाँ पे हम इसके साथ मेयोनीज में मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून आपने 250 ग्राम मेयोनीज लिया है और उसमें आपने मिक्स किया है। ठीक है, तो ये हमारी देखें पेरी पेरी योगर्ट के साथ बन गई हमारी, और ये पेरी पेरी सॉस जो है हमारी मायोनीज के साथ बन गई। तो ये दोनों आप जैसे बच्चों को देना चाह रहे हैं विद मायोनीज दे दें, आप खुद हेल्दी फूड की तरफ जा रहे हैं तो आप दही के साथ ले सकते हैं। मुनीज़ा, इसको कवर कर देते हैं हम। और जनाब एक ये मैं क्या ओके नीचे कुछ है कोई बात नहीं, हो जाता है। नहीं वो हमारी बिल्ली घूमती रहती है ना नीचे हमारे पैरों में। चले जी, एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग, और जहां हम बात कर रहे हैं कि शादियों का इतना रुझान बढ़ गया है और मुनीज़ा ने ढक्कन खोल दिया। जब भी कोई चिकन ऐसी बनती है ना हम पे जुल्म होता है। मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि हम जब शादियों की बात कर रहे थे, शादियों में इतने कलरफुल इवेंट्स होते हैं, डे वेडिंग्स होती हैं, और वहीं पर ही आप देखिए ज्वेलरी कितनी कस्टमाइज्ड हो रही है। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे सारा फातिमा फ्रॉम क्लासिक ज्वेल्स, और इनकी खुद की हैंडमेड ज्वेलरी है। आप एक नज़र डालिए इस पर, ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत ज्वेलरी है।
और सबसे बड़ी बात ये है कि ये खुद अपने हाथ से बनाती है, ये ज्वेलरी हैंडमेड है। आप ये देखिए, ये मुग़ल थीम पे इन्होंने काम किया है। ये कलरफुल बैंगल्स और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लगे, आई रियली लव दीज बैंगल्स। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप किसी भी ड्रेस के साथ कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तमाम कलर्स हैं इसके अंदर, ये देखें। और वो कलर्स ही वो वाले जो आपको देख के अट्रैक्ट करते हैं ना बहुत ज़्यादा। और अभी मज़ीद मैं डिटेल से आपसे बात करूँगी। इस पे ही आपने पूरा हैंडमेड बनाया हुआ है, लेकिन साथ साथ आप अगर मेरे लेफ़्ट पे देखें तो यहाँ भी प्रॉपर एक आपको कलेक्शन दिखाएंगे। हमारे साथ डिज़ाइनर मौजूद हैं, शुमाइला खान एस के कलेक्शन के नाम से इनका है ये आउटलेट। वार्डरोब से आप ऑनलाइन काम करती हैं। और ये देखिए कितने सारे खूबसूरत ड्रेसेस हैं यहाँ पे, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं ज्वेलरी पे। तो मुझे बताइए, ये आपने ये मुग़ल थीम क्या सोच के बनाई और किस तरह से आपने स्टार्ट किया अपना कि आपको इस थीम पे जाना है? बहुत सारे लोग जो है कुंदन का काम करते हैं, तो आई वाज लाइक कि कुछ समथिंग यूनिक होना चाहिए। तो इसी वजह से मेरे दिमाग में चलता गया एंड आई वाज लाइक कुछ यूनिक होना चाहिए। तो मैंने मुग़ल आर्ट पर क्रिएट किया और उसके बाद ये पीकॉक वाला, मतलब मुझे ये हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी आप खुद करती हैं? ये आरी वर्क है, मैं अपने वेंडर से करवाती हूँ और उसके बाद उसको ज्वेलरी में यूटिलाइज करती हूँ। देखिए सर, क्लोज शॉट दिखाएं कितना। आप ये देखिए इसमें प्रॉपर मुग़ल इट्स ऑल इंटीग्रेट वर्क। एग्जैक्टली। और साथ में बीड्स दी हुई हैं और इसी तरह से सेम हिज क्वीन और हर किंग। और ये देखिए पूरा लिखा हुआ है और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। सही। और इसके अलावा ये पीकॉक उस पे थीम पे भी आपने काम किया है ना? पीकॉक इयररिंग्स है, ये कपल वाले हैं, जैसे ये कपल बना हुआ है यहाँ पे। ये सारा प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी आपने अपने आपके पास कारीगर हैं उनसे करवाती हैं? ये देखिए, ये देखें, ये पीकॉक थीम का पूरा सेट मौजूद है, ये देखें। और ये कपल उस थीम पे है। यहाँ पे आई सेड यस, आई सेड यस, ओके, ये निकाह के लिए या फिर आपने उसके इवेंट के लिए। तो अच्छा, और ये झुमके वगैरह हो गए। ये झुमके देखें कितने खूबसूरत हैं। इट्स ऑल हैंडमेड, पूरा सेट है, पूरी माला है ये, माला का के पूरा साथ सेट है जी। तो इसलिए मुझे बताइए, आपके पास ऑर्डर आते हैं बकायदा कस्टमाइज्ड? बहुत ज़्यादा इसको लाइक किया जाता है और मतलब यूनिक चीज़ों को तो ज़ाहिर है डिफरेंट है, बिल्कुल यूनिक है। सही। तो आप किस तरह से बनाती हैं? निकाह के हिसाब से अलग बनाती हैं? जी, मतलब कस्टमाइज होता है, जिसका जो बोलते हैं ना, जिस तरह उस तरह कस्टमाइज होता है। जैसे मायों के हिसाब से चोकर वगैरह बहुत डिमांड होते हैं, इस तरह के झुमके बहुत डिमांड में आते हैं, तो इस तरह होता है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मोर देन 10 इयर्स हो गए मुझे काम करते हुए। और आप सिर्फ इसी शादियों के सीजन पे ही आप ज़्यादा काम करती हैं? उसके अलावा नहीं, वैसे भी मतलब जिस तरह जिसको जो चाहिए होता है उस तरह मैं उनके अकॉर्डिंग टू द थीम। अच्छा। और ये मुझे बताएं, क्या कहते हैं, ये कितने का होगा? ये मुझे इतनी अच्छी लग रही है ना, ये अगर ये मैं इस ड्रेस के साथ भी पहनूँ ना तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। खाली करे कितने के होते हैं? एक प्राइस रेंज क्या है आपकी? ये 2000 के सिर्फ 2 बैंगल्स हैं, मतलब इस तरह के बहुत मतलब लाइक किए जाते हैं। ये देखें, थैंक यू, नाइस। चलो जी, मेरी शो पे तो मैं ये पहन लेती हूँ खाली। जी ज़रूर पहने। नहीं, ये बहुत खूबसूरत है, ये कलरफुल में सबसे ज़्यादा नहीं। वाई थैंक यू यार, आप आई रियली अप्रिशिएट, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना काम करते हैं। और ये वाली ज्वेलरी आप देखिए, ये पूरी बीड्स पे बनी हुई है इस पे, और ये ग्रीन कलर में है, ये चोकर ही है, राइट? ये आप, अच्छा, इसका टीका भी है साथ में भाई। एक टीका पीछे कहाँ चले गए भैया? आप ये देखिए, ये देखें, इट्स रियली क्यूट एंड नाइस। और ये देखें, इसके इयररिंग्स भी हैंगिंग में भी हैं, थोड़ा सा बड़ा भी है, यानी प्रॉपर एक आपका जो है वेडिंग थीम पे है। तो इसकी क्या प्राइस होती है? आपकी रेंज क्या है प्राइस की? मेरी मुझे रेंज जो है 1500 से स्टार्ट है, 5000 तक जाता है। मतलब जैसे ये हो गया कि मेरा ये न्यू लॉन्च जो है वो 5000 का न्यू लॉन्च है आपका मुगल जो है। और ये कितने का है? ये 5000 का। ये एक्सपेंसिव है, इसलिए ये एक्सपेंसिव नहीं है। ये सीरियसली एक्सपेंसिव नहीं है। हम जितने पैसे खर्च करते हैं और शादी ब्याह के ओकेजन्स पे, आप तो कितने की डेकोरेशन करवा लेते हैं, या फिर आप जो एक फ्लावर्स की अरेंजमेंट होती है वो ही इससे डबल ट्रिपल 3 टाइम्स महंगी होती है। तो आप ये देखें, एक सिंपल और ज्वेलरी सेट, अगर आप एक नॉर्मल एक चेन लेने भी जाएँ या इमिटेशन ज्वेलरी की तरफ आप जाएँ तो वो इतने महंगे होते हैं, किसी की इंतहा नहीं है। तो अगर आप कस्टमाइज ज्वेलरी बनवा रहे हैं, वो भी इतनी खूबसूरत, आप 5000 में सिर्फ बना के दे रही हैं, मेरी बहनी, कोई महंगा नहीं, आप बहुत सस्ता बना के दे रही हैं। और सारे ऑर्डर्स आने चाहिए इनके पास, जो लोग अभी शादी करने वाले हैं भाई। बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है। और हम चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ भी इनसे बात कर लूँ, ये भी वेट कर रही है। इनके पास ही बहुत खूबसूरत अच्छे कलेक्शंस हैं।
जी, तो आप बताइए, आप सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगी? चलिए मैं आपको पहले एक कोट दिखाती हूँ, क्योंकि अभी विंटर है तो हमारा ज़्यादातर जो सबसे फोकस पहले है विंटर्स में। जी विंटर में। अच्छा ये शॉर्ट में है और मेरे पास सॉरी ये लॉन्ग में है, इसमें मेरे पास शॉर्ट में भी होते हैं। अच्छा, आजकल तो वैसे भी लॉन्ग शर्ट्स लॉन्ग बहुत जी। ज़्यादा इन है। और इसमें बहुत कलर, बहुत वैरायटी। लाजमी तो मैं सारी तो नहीं ला हाँ, सकती थी, definitely। तो मैंने एक पीस यहाँ पे मैं लेकर आई आप लोगों को दिखाने वैसे के लिए। किस तरह के आप वैरायटीज़ पे, किस तरह के डिज़ाइंस पे आप अच्छा, काम करती मेरे हैं? पास मैं अपना भी बनाती हूँ, मगर ये ज़्यादातर हमारा ये होता है कि होलसेल पे भी काम होता है ना। अच्छा, ये एम्ब्रॉयडरी आप खुद करवाती हैं या ये नहीं, प्रॉपर ये आप तो proper कपड़ा बने लेती हुए हैं? ये होते बने हैं, हुए ये आते बने हैं, तो हुए उसको आपने जो कोट की कोट के, फॉर्म में हाँ। लॉन्ग शर्ट ये में आपने देखिए, उसको एक स्टिच ये piece कराया में है। वेलवेट, आजकल ये वेलवेट वेलवेट कलेक्शन बहुत चल रहा है बहुत आजकल, चल रहा है। तो वेलवेट में मेरे पास 2-3 डिज़ाइन, मतलब ये हम सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये मशीन एम्ब्रॉयडरी है सारी ना? मशीन आरी वर्क कहलाता है। आरी वर्क जी, वही आरी उन्होंने वर्क, यहाँ पे भी किया हुआ है ना, फिर हाँ, मुगल अपने ये भी theme आरी पे। वर्क कहलाता है। इस तरह कोट की वैरायटी बहुत है, सही। वेलवेट की वैरायटी है, शॉल्स में है। अच्छा आजकल जो है ना लॉन्ग फ्रॉकें, अच्छा पश्मीना भी है, मैं पश्मीना भी दिखा दूँ। अच्छा, हाँ। जैसे विंटर के हिसाब से हमारे पास ये बहुत आर्टिकल, इसके साथ इसकी शॉल भी है, इसी तरह गोटा वर्क ना। अच्छा, मैं शॉल जी, निकाल के हाँ, दिखाऊंगी। ये देखें, चलें। अच्छा, शॉल पे भी पूरा काम हुआ जी, हुआ है पूरा यार, गोटा ये वर्क है। देखें ज़बरदस्त। अच्छा, अगर और सूट भी इतना आपका डिसेंट है, सेम कलर आजकल दोबारा जी, से चल रहा है। दोबारा से, हाँ, one color ये में ही देखें। आ- अच्छा, इस पे गोटा भी लगा गोटा हुआ ये है, सारा गोटा ही सही। है ना। शर्ट पे भी गोटा है, सही। उस पे भी। आप ये देखें, सिर्फ एक सिंपल प्लेन शर्ट अगर आप लें और सिर्फ आप एक बॉर्डर दे दें अपनी शॉल पे या दुपट्टे पे, तो आप देखें कितना डिसेंट और कितना अब इसके खूबसूरत जैसे लग रहा है। और ये 5 आई थिंक अच्छे आपके कलर। अंडर बजट भी आ हाँ, जाएगा। बिल्कुल। कितने का है ये दोनों जो है 25 यानी ऐसा भी होता है कि लोग अलग अलग परचेज करते हैं आप ना। अलग अलग बेच रही हैं? हाँ, अलग अलग भी आप दे सकते हैं, मतलब हम देते हैं। अच्छा। और अगर कोई पेयर मांगता है तो पेयर भी, तो ये 5000 का है समझ। तो ये 5000 का है। अच्छा, 2 पीस है, इसके साथ Two piece पैंट्स नहीं है। नहीं, pants ओके, तो ये 2 पीस आपको 5000 में मिल रहा है ना? गोटा वर्क। गोटा वर्क, और साथ में आप दुपट्टा पे देंगे अब कितनी इसके पूरी साथ आप एम्ब्रॉयडरी हुई लोग, हुई है इसकी contrast शॉल करें, पे। कोई गरारा बना लें या कुछ हाँ, इस तरह आप कुछ भी मेहंदी, बना सकते कुछ भी आप हैं। बना चलिए जी, सकते हैं। मज़ीद डिज़ाइंस के बारे में आपसे बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। जनाब, आप देखिए, वापस आ गए हम ब्रेक से, और ये देखें कितना खूबसूरत सा बख्तावर दुपट्टा है, कितना कलरफुल है। ये देखिए, ये कितने का है शुमाइला? ये 6500 की भी सेल हो। अच्छा, सेलिंग के तो ये कि मुख्तलिफ है लोगों के अपने अपने, मैं 4.5 के दे रही हूँ। इसका बख्तावर दुपट्टा नाम क्यों है? इसलिए कि इसको उन्होंने पहना था, ये जो है बख्तावर, क्या नाम है इनका? अच्छा, तो इस वजह से इसलिए उनका, अच्छा, हाँ, बख्तावर बख्तावर। उन्होंने अपनी मंगनी पे पहना था। अच्छा, तो इसलिए इसका नाम बख्तावर दुपट्टा हो गया। सही। अच्छा, आप इसको बताएंगे कि इसकी प्राइस रेंज बहुत बहुत इसके, मतलब इसमें ना 12 24 हज़ार का हाँ, मिलता है ये। इसमें जैसे किसी पे पालकी बनी हुई है, किसी इस तरह की भी ना ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं ना, वो फिर उस पे ही महंगी हो जाती है। सही, थोड़ा सा मुगल आर्ट हुआ मुगल हुआ आर्ट हुआ है इस तरह से ना, तो वो और महंगी होती जाती है। अच्छा, और इसको आपने लगाया है मैंने बिल्कुल velvet की प्लेन वेलवेट की फ्रॉक के साथ लगाया है, तो आप देखें ना कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। बिल्कुल प्लेन फ्रॉक और हैवी दुपट्टा, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये कितने का पूरा सूट आपको अच्छा मिलेगा? ये मैक्सी तो जो है 2500 की है, अच्छा और दुपट्टा 4500। अच्छा, दुपट्टे अलग से आप दे अलग रही हैं से। कि इस तरह के दुपट्टे अलग से हाँ, आप दे दुपट्टे रही मेरे हैं? इसी तरह होता है कि हम अलग अलग भी लोग चाहें तो अलग अलग भी परचेज करते सही। हैं। अगर किसी को पूरा सेट नहीं चाहिए, किसी को मैक्सी चाहिए, किसी को दुपट्टा चाहिए, सही। और बाज़ ये होता है कि लेडीज़ हमारे पास आती है, हमें पूरा सेट बना के पूरा दें। सेट बना तो दो, फिर हम तो उन्हें उस पूरा हिसाब सेट बना से के आप दें। प्राइस हाँ, वेरी करते हैं। ठीक। अच्छा, ये खुद ही आप डिज़ाइन करती हाँ, हैं? कुछ इसमें कपड़े? मेरी अपनी डिज़ाइनिंग भी है। जैसे ये देखिए आप, ये ब्लैक, इसमें भी सारा ना ये, और ये खुश चल, कोई बात ये देखिए, सही। जो अच्छा, काम है ना, ये देखिए नीचे, ये सारा पालकी सही। बनी हुई है इसके ऊपर, बहुत खूबसूरत सी। सही। अच्छा, ये आपने भी हाँ, ट्रेडिशनल वो दिया हुआ traditional है। दिया, हाँ। सही। तो अब जैसे ये 2 मुगल पीस है, आर्ट हाँ, टाइप मुगल कहलाता आर्ट। है ये। सही। और ये कितने का है? ये वाला 5000 का है। आप देखिए कितने रीजनेबल प्राइस हैं इनके, और कितने हैवी भी हैं और नॉर्मल भी हैं कि आप पार्टी वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। आप अगर कहीं भी- इन्हीं पे मैं अपने किसी भी दुपट्टे occasion लगा पे देती हूँ तो wear वो कर ज़रा सकते हैवी हैं। आर्टिकल भी हो जाता है। लोग इसको अगर इसको सिंपल पहनना चाहें तो आप सादा सा ब्लैक सादा दुपट्टा सा ले भी लें। पहन सकते अब हैं। अगर इसको हैवी करना है तो इस पर हम अपने गोटा वर्क, मेरे पास गोटा वर्क की वैरायटी ज़्यादा होती है, जैसे कि आप शादियों गोटा में वर्क मेहंदी, ज़्यादा जी, वैरायटी होती है आपके तो पास। फिर वो दुपट्टे हम लगा के इनको और हैवी आर्टिकल बना देते हैं। सही। अच्छा, आप शिफॉन पे भी काम करती हैं आप? फोन पर भी, ऑर्गेन्जा पे भी। अभी organza velvet तो का ज़्यादा organza था। है ना? हाँ, ये ऑर्गेन्जा है। अच्छा, ये खाड़ी नेट के ऊपर। अच्छा, इसके जी। साथ आपने गरारा लगाया है येलो कलर का? मैंने येलो गरारा लगाया। अच्छा, इसको और इसका थोड़ा सा- दुपट्टा कौन सा है? दुपट्टा मैंने इस पे नहीं अटैच किया। अच्छा, अभी दुपट्टा अभी नहीं, वो दुपट्टा नहीं, डिमांड हाँ, पे कि डिमांड हैवी पे अगर- करना है, हाँ, हैवी या फिर अब लाइट किस- करना है। क्या पसंद आता है, किसको सही। क्या चाहिए। चलें जी, भी देखिए वैसे इस कितना पे प्यारा लग रहा है कंट्रास्ट ये अगर मैं देती contrast। तो मैं इस पे ये पिंक कलर का दुपट्टा अच्छा, इसको पिंक दे दुपट्टा देती, आप इस हाँ। पे देंगी।
सही, चलें जी, आपके तो ड्रेसेस माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और you, इतने जज़ाक। सबसे बड़ी बात रीजनेबल प्राइस में हैं। आप आसानी से परचेज कर सकते हैं, आसानी से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन भी आपका ऑनलाइन है जी, ना? मेरा पेज है SK कलेक्शन और मैं ऑनलाइन आती हूँ रात में 11 बजे के बाद। और सिर्फ शॉल्स भी हैं आपके हाँ, पास और शॉल भी। दुपट्टे पे ये वेलवेट की शॉल देखिए, velvet वेलवेट की की शॉल अगर हम लेने जाते हैं मार्केट में तो कितनी महंगी महंगी मिलती है हमें ना, बहुत महंगी है। और ये देखिए ये शॉल है, अच्छा इस पे भी आपने ये भी गोटा वर्क है। गोटा वर्क अच्छा है, ये सही। ज़्यादातर जैसे अभी भी। शादियाँ हो रही है ना, हाँ जी। तो ये होता है कि अब इस पे हम 1 कलर का वेलवेट का सादा सूट ना, अच्छा सही। कुछ लोग ये करते हैं कि वो हम ही से डिमांड करते हैं कि हमें सादा वेलवेट इस पे आप बना देना, तो सिंपल सा हमने ड्रेस बनाया और ये गोटा वर्क शॉल। सही, सारा आप बताएं अगर इस पे सिंपल प्लेन दुपट्टा होगा, वो प्लेन शर्ट होगी और ये दुपट्टा हैवी होगा तो आप कौन सी ज्वेलरी सजेस्ट करेंगी? भी है ना, आई फील लाइक कि कुछ लाइट होना चाहिए। तो आपकी कस्टमाइज ज्वेलरी में कुछ लाइट होता है आपके जी पास? बिल्कुल होता है, मतलब इस पे डिपेंड गोटा करता वर्क है ही जिस अच्छी तरह लगेगी, ड्रेसेस गोटे की जो ज्वेलरी होती है इस वो तरह गोटे की की होती है ज्वेलरी लेकिन अच्छी इतनी लगेगी। हैवी नहीं क्योंकि Heavy नहीं, दुपट्टा हाँ। हैवी है ना, इस वजह से। सही, अच्छा आप मुझे बताएं आपने कहाँ से सीखा है ये मैंने सब? बेसिक जो है अपने हबीब गर्ल्स स्कूल में सीखा था और मैं सेल्फ टॉटू करते करते मुझे 10 इयर्स हो गए माशाल्लाह। मेरा क्लासिक ज्वेल्स का ब्रांड बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे आपको पता है सेलिब्रिटीज काफी सेलिब्रिटीज, मैं यही बताने वाली थी, काफी सेलिब्रिटीज भी इनकी ज्वेलरी पहनते हैं। अक्सर ड्रामों में आपको नजर आते होंगे इनकी ज्वेलरीज पहने हुए, लेकिन बताएं किस किस ने पहना है, नाम बताएं हमें। जवेरिया अब्बासी, ईशा नूर और जो है बहुत सारे साइमा कुरैशी, अस्मा अब्बास, बहुत सारे लोगों ने पहनी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ड्रामाज में आप देती हैं वेयर करने हाँ, के लिए? सुगियाना खान एंड एवरीवन। जवेरिया अब्बासी ने तो अभी रिसेंटली शहनाई में पहना था और सनाज करीनी में पहना है 11 गुलशन बहार में। अरे वाह ज़बरदस्त जी, तो माशाल्लाह से तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मटेरियल भी सारा आप खुद ही परचेज जी। करती हैं या? मैं खुद जाके लेती हूँ और ईच एंड एवरीथिंग लाइक मेरा खुद का बहुत मैंने हार्ड वर्क की है अपने ब्रांड को बनाने में, मतलब बहुत ज़्यादा की है। वो दिख रहा है बेटा, आपने इतना जिस तरह से आप काम कर रही हैं और आपकी मेहनत दिख रही, किस तरह से इतना बारीकी देखें अगर आप इसमें कि कितना पर्ल्स का कितना बारीक काम है, जो इसकी आरी वर्क जो हुआ हुआ है बहुत नफासत और बहुत बारीक। और मैं काम स्पेशल थैंक्स अपनी फैमिली को बोलूँगी और अपने स्कूल को बोलूँगी जिसकी वजह से मैं जो बनी हूँ, मेरा सब सपोर्ट जो है मेरी फैमिली ने और स्कूल ने किया अल्हम्दुलिल्लाह। है। सो थैंक यू सो Thank मच, you. थैंक यू सारा, थैंक यू सो मच, थैंक यू शुमाइला, आपका भी एंड बहुत बहुत थैंक्स टू शुक्रिया। जॉइन हैंड्स एज वेल कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच निकत एंड हिरापा, थैंक जी यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अल्लाह ताला आप लोगों को और तरक्की दे और कामयाबी दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और इस तरीके से आप लोग माशा तरक्की करती रहिए। और देखिए कितना टैलेंट है हमारे मुल्क में, बस शायद हमें नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ देखने की ज़रूरत है। जनाब एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। जी जनाब वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर फवाद फारूक, एसोसिएट प्रोफेसर हैं NICVD से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब मेरा सबसे पहला और बहुत अहम सवाल है आपसे, वो ये है कि आजकल सबका दिल इतनी जल्दी धोखा क्यों दे रहा है? इसको दूसरे अल्फाज में ले लें तो दिल बीमार हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं। असल में हम लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही बिगड़ता जा रहा है। दिल की बीमारी से बचने का वाहिद तरीका उसके रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना होता है। और अब जो प्रेजेंट लाइफस्टाइल है, बहुत से लोग आपको मिलेंगे वो कहेंगे हम कुछ नहीं खाते, हम कुछ नहीं करते, ना हमें शुगर है ना ब्लड प्रेशर है। लेकिन आपकी लाइफ में देखें ना फिज़िकल एक्टिविटी है, हमारा सोने जागने का रूटीन अजीबो गरीब हो चुका है। और सबसे बढ़कर ये है कि डाइट पे कोई तवज्जो नहीं है कि हमारी डाइट हेल्दी क्या होती है, अनहेल्दी क्या होती है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें मिलके, फिर स्मोकिंग बड़ी कॉमन है यंग लोगों में, ये सब चीज़ें मिलके दिल की बीमारियां लाने का बायस बन रही है। और मैं अपने लिहाज से सोचता हूँ, देखें साउथ एशियन में वैसे ही दिल का मर्ज अर्ली हो जाता है। क्यों, इसकी वजह क्या है? जेनेटिक्स में, हमारी जीन्स में, जेनेटिक्स हमारी जीन्स में ऐसी तब्दीलियां आ चुकी हैं या चेंजेस हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन कि हमारे यहाँ यानी इवन वो लोग जो पैदा भी वहाँ हुए हैं वेस्ट में, उनमें भी दिल का मर्ज अर्ली आता है। तो एक तो जीन्स ऐसी हैं और फिर हमारा यहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो तो बहुत ही अजीबोगरीब है। सही बात डॉक्टर साहब, देखिए ना, कहने को तो हम कहते हैं कि इतनी महंगाई सब कुछ है, लेकिन रेस्टोरेंट्स के बाहर आप लाइन देखिए, लेट नाइट डाइन आउट किया जाता है, 11, 12, 1 बजे, 1.5 घंटे की वेटिंग होती है वीकेंड्स पे। आप किसी भी रेस्टोरेंट चले जाएं अगर तो ये हमारा लाइफस्टाइल, सुबह हम उठते नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी हमारी है नहीं। कारोबार देखें, अभी जैसे मैं आया हूँ, आपकी पूरी तारिक रोड बिल्कुल सुनसान, 1-2 बजे ज़िंदगी शुरू होगी। ये कैसी ज़िंदगी?
नहीं, तरक्की याफ्ता कौमें इस तरह तो नहीं जीती हैं। सुबह 7-8 बजे आप वहाँ वेस्ट में जाएं, फजर से दुकानें खुल जाती हैं। दुकानें खुलना, गाड़ियाँ, लोग कामों पे जाते हुए नजर आएंगे और 7-8 बजे सब सो के बिस्तर पे जबकि होते सुबह उठने का ट्रेंड उनका नहीं है। तो हमारी उसमें था कि ये हमने जिंदगी को हमारा इस है तरह कि हमें गुजारना। जिंदगी को इस तरह से लेके चलना है, लेकिन उन्होंने वो सब तमाम चीज़ें अपनाई हुई देखिए, हैं। ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती है। जो भी पॉजिटिव ट्रेंड अपनाएगा वो पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू होगा, और जो जैसे जैसे नेगेटिव, और हमारी कोई तवज्जो भी नहीं है इसको ट्रांसफॉर्म करने की कि हम अपनी ज़िंदगी में वो तब्दीलियाँ लाएं मुस्बत, जिससे हम सिर्फ दिल की बीमारी तो एक पार्ट है, ओवरऑल मेंटल इलनेस। आप अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त यानी सुबह फजर से लेके के बाद का जो टाइम होता है, इस वक्त आपकी मेंटल कैपेबिलिटी अपनी पीक पे होती है। सही। हम उसको बिस्तर में गुजारते हैं, और वो रात का टाइम जो अल्लाह ने सुकून के लिए बनाया है कि आप सुकून लें, सोएं, और यकीन मानिए रात की नींद का दिन की नींद नेमुल बदल नहीं है, कुछ और भी हो ये भी चेंजेस ऐसी लाती हैं जो आपको हर तरह की बीमारियों की तरफ एक धकेल देती है। ये चीज़ें सारी आप भी देख लीजिए ना, आप एक रात की 8 घंटे की नींद दें और आप एक दोपहर में 2-3 बजे सो के उठे, तब भी आप बहुत ज़्यादा ड्राउजी, लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं, आप फ्रेश नहीं महसूस करते थे। रीज़न ही उसका यही है कि जब सोने का टाइम था उस वक्त हम जब भी हम जाग नेचर रहे को थे। जब भी हम नेचर को चैलेंज करेंगे तो फिर कोई नई चीज़ें निकलेंगी। और मैं आप हैरान होंगी कि कार्डियो में हमारे यहाँ हार्ट अटैक के सबसे ज़्यादा मरीज़ आते हैं। अब कॉमनली मरीज़ वो आने शुरू हो गए हैं जो 30 से 40 साल की उम्र के। मेरा अगला सवाल यही था कि यंग लोगों में, अच्छा आप 30 की बात करें, मैंने देखा भी और है, फिर सुना भी है कुछ 20 से 30 वाले भी जी, अब 25-28 साल की एज में हार्ट अटैक और सडन डेथ। तो डॉक्टर साहब, ये क्या वजह है कि यंग लोग हार्ट अटैक बर्दाश्त नहीं कर पाते, बूढ़े लोग फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं? असल में दिल का मर्ज ना 2 तरीके से होता है। एक तो ये होता है कि नालियों में स्लोली प्रोग्रेसिवली तंगी का बढ़ना, जो अमूमन रिस्क फैक्टर्स की वजह से शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये तमाम चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते तंगी को बढ़ा रही होती हैं। और फिर क्या होता है, इसकी ऊपर की तह एकदम से डैमेज होती है। अब स्मोकिंग, लाइफस्टाइल, ये तमाम चीज़ें हमारे यंग लोगों में, इनमें नालियों में कोई बीमारी नहीं होगी इतनी शदीद, बस वो अंदरूनी तय 10-20% की तंगी पे ही रप्चर होकर हार्ट अटैक दे देती है। अच्छा, अब जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनकी चूँकि तंगियाँ स्लोली प्रोग्रेसिवली बढ़ती हैं तो उस वजह से आपका जिस्म आदी होता है, कभी ना कभी आपने वो खून की कमी फेस की होती है। यंग आदमी में क्या होता है, पहली मर्तबा ही 10-20% की तंगी एकदम से 100% हो गई। सही। तो अब दिल उसका आदी नहीं था, एकदम से उसको एक ऐसा ब्रंट मिला कि किसी एक हिस्से में खून की सप्लाई बिल्कुल रुक गई है, तो वो एकदम से ऐसी धड़कन बेतरतीब या जानलेवा कैफियत में चला वो जाता कोलैप्स है। कर जाते हैं जी, एकदम से। यंग आदमी इसलिए पहले हार्ट अटैक कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, और अगर या तो होता है बहुत क्रिटिकल या इवन जानलेवा, क्योंकि उससे पहले उसने उस मर्ज को एक्सपीरियंस नहीं किया। जैसे मैंने ओल्ड एज वाली बात की कि उसकी 70-80-90% की जब तंगी होती है तो कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि कभी धड़कन बढ़ी तो थोड़ी देर के लिए खून की कमी वाक़ई हुई, तो दिल ने पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया कि कमी में दिल को किस तरह एकोमोडेट करना है। आदी हो जाता है थोड़ा जी, सा। यंग लोगों में ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट टाइम ही होता है। इसलिए यंग लोगों को बड़ी ज़रूरत है, जब हम यंग की बात करते हैं ना 20-25, तो 20-25 का साल का आदमी आया तो पैदा होके इसी मुआशरे से है ना, तो तवज्जो इधर देनी है। सही। जब बच्चा होश संभालता है। सही। आज हमारे स्कूलों का क्या हाल है, कहीं कोई खेलने की या फिजिकल एक्टिविटी के मौके नहीं है। इस बात पे मैं आपसे 200% एग्री करती हूँ कि स्कूल्स की बिल्डिंग्स तो खैर है ही नहीं, घरों में स्कूल्स बनाए हुए कि वहाँ पे अब प्लेग्राउंड्स ही नहीं है बच्चों के पास। वो तो है, उससे हट के बच्चों का जो अपना लेजर टाइम था, यानी जो फारिग औकात थे, अब वो इस तरह नहीं होता है कि हम अपना बचपन याद करते हैं, 5-10 लोग जमा हुए, कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी 1-8 घंटे की आपने कुछ ऐसा खेल खेल लिया जिसमें आप फिज़िकली इन्वॉल्व हो। अब बच्चे क्या चाहते हैं, मुझे वाईफाई कनेक्शन हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो या कुछ हो, और मैं बस अकेला बैठ या आप गेम में लगे हुए होते हैं। ये जो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन एक आ रही है लोगों में, इससे बहुत से मसाइल आएंगे। एक तो ज़िंदगी इनफरादी हो रही है, इज्तमाई नहीं। पहले आप ज़िंदगी का मज़ा लेते थे जब तक, यानी हमें मुसीबत होती थी कि 2-3 लोग भी काफ़ी नहीं है, कम से कम 10 हम जमा हो जाएं, तब हम सही मानों में अपना गेम, चाहे वो क्रिकेट खेलनी है, हॉकी खेलनी है, फुटबॉल।
तो एक ऑटोमेटिकली बचपन से ही आपको इज्तमाइयत में रहने की आदत थी, एक दूसरे के साथ मिल के रहने की आदत। सही। अब क्या हो रहा है, इनफरादियत है और इसके जहन पे भी असरात है। मेंटल हेल्थ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपका मेंटल हेल्थ पे तो काफी बात आपका करते कांटेक्ट रहते हो फिजिकल लोगों से, सही। आप अपनी दुनिया में अकेले, और ये अब बचपन से होता जा रहा है कि बच्चे 5-6 साल की उम्र, स्कूल जाना है, उसने आना है, अपना काम करना है, घर के अंदर मौजूद है, कोई फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं सही है। कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बच्चे बिल्कुल ही घरों में बंद होके बैठ गए। और पहले तो एक वक्त हमारी कहती थी भाई आप खेलो, एक्टिविटी करो, अब तो माएँ भी कहती है लैपटॉप लो, पकड़ो और बैठ जाओ घर में। जनाब मजीद हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक रेशो इतना क्यों बढ़ रहा है, यंग लोगों में बढ़ रहा है, और हर दूसरे बंदे को देखें बाईपास और एंजियोप्लास्टी हुई हुई है। मजीद हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। जना वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं दिल के मसाइल पे कि दिल इतने मसलों में क्यों घिर जाता है। डॉक्टर साहब आजकल एंजियोप्लास्टी और बाईपास बहुत कॉमन हो गया है, हर दूसरे शख्स को सुनने में आ रहा है कि भाई एंजियोप्लास्टी हुई हुई है या बाईपास सजेस्ट किया हुआ है। तो इसका क्या रीज़न है? सिर्फ खाना पीना ही हमारा रीज़न है और लाइफस्टाइल? इसमें जैसे हमने पहले ही जिक्र किया ना, देखें ओवरऑल जब मर्ज़ बढ़ रहा है तो मर्ज़ फिर उस दर्जे में भी जाएगा कि उसके लिए किसी न किसी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़े। तो वो चीज़ तो वही है कि ये चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं, इसी वजह से। अच्छा, तहकीक भी बढ़ गई है। पहले एक आध सेंटर होता था एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए, अब माशाल्लाह एडवांसेस हो गई हैं, ट्रेन हो गए हैं लोग। तो वो लोग जिनको पहले कोई ऑफ़र ही नहीं करता था, बस दवाइयों पे चल रहे होते थे, अब अलामतों के लिहाज से जहाँ भी एक सर्टेन लिमिट से अलामत ऊपर जा रही होती है तो फौरी तौर पे एडवाइस कर दिया जाता है कि भाई अब आप एंजियोग्राफी करवाएं। इसमें समझना ज़रूरी है कि क्यों ऐसा करते हैं। मैं यही डॉक्टर। सवाल करना चाह रही थी कि एंजियोग्राफी की ज़रूरी क्यों है जी, और किस वक्त पेश आती है? मर्ज़ के दर्जात होते हैं। एक तो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी, आजकल एक और ट्रेंड आ गया है कि हम एक्यूट हार्ट अटैक के दौरान, कि जैसे किसी भी मरीज़ को दिल का दौरा पड़ रहा है तो अब दुनिया भर में इलाज का तरीका यही हो गया है कि उसकी उसी वक्त फौरी एंजियोग्राफी कर लें। क्योंकि देखें दिल का दौरा पड़ा क्यों है, नाली में तंगी आई है, जिसने नाली को बंद किया हुआ है। सही। और दिल के मामलात में ये वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर ये नाली बंद हुई हार्ट अटैक की सूरत में और आपने फौरी कोई इसको खोलने की कोशिश नहीं की, वक्त गुजर गया, इवन 6 से 8 घंटे 12 घंटे में दिल का वो हिस्सा कंप्लीट डैमेज हो जाता है अगर ये नाली ना खुली। और इस प्रोसेस के दौरान बंद होने और खुल के स्टार्ट से लेके मुकम्मल बंद होने तक कभी कभार जानलेवा धड़कन आके मौत वाक़ हो जाती है। तो इसलिए अब हमारी एडवाइस ये होती है कि जब भी किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो वो फौरी ऐसी जगह जाए जहां फौरी तौर पे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी हो सके। एक तो ये वाली कैटेगरी हो गई एक्यूट हार्ट अटैक, और इसमें क्योंकि हमारे यहाँ NICVD में पिछले कई सालों से ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। अच्छा। हर हार्ट अटैक की मरीज़ की पिछले 4 साल से ये हो रहा है, और आप यकीन करेंगे रोज़ाना 30, 40, 50, कभी कभार 60, 70 मरीज़ आते हैं दिन के, एक दिन के हार्ट अटैक, जिसमें हर उम्र के। और कितना बढ़ गया, उसके बाद भी हम नहीं सुधरते। अच्छा, इसमें वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अक्सर लोगों को जब ये बात बताओ ना तो इवन फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद भी वो क्या होता है कि वो आया है छोटे भाई के साथ मरीज़, तो वो कहेगा हम बड़े भाई से पूछ के बताएंगे। भाई जब डॉक्टर आपको कह रहा है, और उसमें टाइम इंपॉर्टेंट है सही कि 1 घंटा भी डिले हो गया, हमने नाली तो खोल दी लेकिन आपका दिल जख्मी हो जाएगा, और उसके फिर कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे कि हार्ट अटैक के बाद आपका दिल नॉर्मल से कम काम करेगा। तो फिर वो बैटरी लगानी पड़ती है आपको? बैटरी क्या एक और पार्ट है, वो मैं भी अब आपको समझाता हूँ कि बैटरी हम कब की सूरत में लगाते हैं, लेकिन ये अभी हम एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी और बाईपास की बात कर रहे हैं। एक तो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत एक्यूट हार्ट अटैक में पड़ती है। दूसरे इस नौइयत के मरीज़ जिनको अंजाइना यानी दिल का दर्द इस दर्जे में पहुंच गया है कि दवाई पे रहते हुए आप थोड़ी सी भी एक्टिविटी करें, आपने सुनते होंगे लोग कहते होंगे हमें सीने पे दर्द आ जाता है, ये सीढ़ियाँ चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, वजन उठे के चलते हैं, खाने के बाद चलते हैं तो सीने पे दर्द आ जाता है। ये भी वो लोग हैं जिनको अब दवाई से काम चलने वाला नहीं है। आपको एंजियोग्राफी करवानी है, एंजियोग्राफी में पता चलेगा कि आपकी नलियों में कहाँ कहाँ कितनी तंगी है। फिर उस तंगी की बुनियाद पे, जैसे 3 मेजर नालियाँ हैं दिल की, अगर एक नाली में तंगी हुई तो वो एंजियोप्लास्टी से चल जाता है काम, 2 में भी हो जाता है, 3 या मज़ीद फैली हुई बीमारी होती है
तो फिर स्टेंट लगाना मुनासिब नहीं होता है। फिर हम उस मरीज को कहते हैं कि आप बाईपास करें। तो इस तरह से दर्जे बंदी होती है कि एंजियोग्राफी की कब ज़रूरत है, और बाईपास एंजियोप्लास्टी। और स्टेंट में फ़र्क क्या होता है? देखिए, बाईपास के लिए जाहिर सी बात है हम क्या करते हैं, सीना पूरा खोलना पड़ता है। वो काम सर्जन करता है। मैं जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो मेरा पार्ट सिर्फ एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी तक है। सही। उसमें सीना खुलेगा, आपकी पैर की नस लेके या अब हाथ की नस भी ली जाने लग गई हैं, ये लेके बड़ी शरीयान से आगे नाली में जहाँ भी तंगी है उससे आगे वो लगा दी जाती है। 2-3 महीने तक आप बिस्तर पे होते हैं, आहिस्ते आहिस्ते आप रिकवर करते हैं। एंजियोप्लास्टी का फ़ायदा ये है कि बिल्कुल वो जैसे एंजियोग्राफी हुई कि पैर या हाथ की नाली से हम दिल तक पहुँचे, अगले दिन आप उठ के चल के अपने घर चले जाते हैं। अच्छा, नहीं कि वो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी में कोई आपको मसाइल नहीं इतना आते। मसला नहीं होता बाईपास। बाकी जो आपने बैटरी की बात की, देखिए बैटरी दिल में अक्सर आपने रोज़ों दिल में बैटरी लग गई है, वो लगाई जाती है दिल की धड़कन के मसाइल की वजह से। दिल में जैसे नालियों का निज़ाम है, जिसको हम जैसे प्लम्बर नालियों को ठीक करता है आपकी पाइपलाइंस को, बिल्कुल इसी तरह दिल में बिजली का निज़ाम भी है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिल की कहते हैं। सही। अच्छा, ये बिजली का निज़ाम भी अल्लाह ने इस तरह तरतीब दिया है कि आपकी दिल की धड़कन आपकी जिस्मानी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ती और घटती है। आपको फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, चलना है, कुछ और करना है तो धड़कन बढ़ेगी। आप बिल्कुल सुकून से तो धड़कन कम हो जाएगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम बैटरी लगाते हैं। उसमें कुछ लोगों की ये सिस्टम ख़राब हो जाते हैं। सही। अब क्या होता है कि उनकी धड़कन ज़रूरत के तहत बढ़ नहीं रही है और कभी कभी बैठे बैठे इतनी कम हो जाती है कि दिल की रफ्तार इतनी कम हो गई कि दिमाग तक खून का जाना नहीं पहुंच रहा। और वो बेहोश हो जाते हैं, गिर सही, जाते सही, हैं। सही। अब क्या करते हैं, उस सूरत में फिर हम दिल में एक बैटरी लगा देते हैं। लगा दे। अच्छा, वो बैटरी एक्चुअली दिल में नहीं लगती है, बैटरी सीने में एक जगह है, यहाँ पे हम काट ये तो के मज़ीद डिटेल में मैं बात करूंगी आपसे कि बैटरी कहाँ लगाते हैं और हमें ऐसी कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ताकि हमारा हार्ट हेल्दी रहे। जनाब, एक ब्रेक का वक्त हो गया है। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। अभी मेरे मुंह में जनाब मुनीज़ा ने बनाई है पेरी पेरी चिकन। आपके सामने आप देखें कितनी खूबसूरत तरीके से चिकन रखी हुई है। हम ब्रेक में एंजॉय कर रहे थे। डॉक्टर साहब, आप बताइए कैसी लगी आपको? जी, मैंने तो ये पहली दफ़ा ऐसा मौका हुआ है कि किसी शेफ़ के साथ मैं प्रोग्राम में हूँ, तो बड़ा फ़ायदा हो गया आज तो। बहुत मज़े की माशाल्लाह। ब्रांच हो बहुत गया ही। आपका ये। और इसको मैं तो बात कर लूँ, उसके बाद सुकून से खाऊंगा। हाँ नहीं मुनीज़ा, बहुत लेकिन ये delicious, बहुत ही डिलिशियस, बहुत ज़्यादा डिलिशियस। बहुत मज़े की बनी है, नो डाउट। आपने ट्राई करनी है। आपका थोड़ा सा लंच वो चखा है लेकिन बहुत मज़े की। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइए, आप बात कर रहे थे बैटरी की कि बैटरी आपके सीने में आपने बताया जी, लगती ये है। सीने के ऊपर एक पॉकेट बनाई जाती है और यहाँ पे बैटरी लगती है। इससे एक वायर निकलती है जिसको हम वेन के ज़रिए से दिल तक पहुँचा देते हैं। अच्छा। तो समझ लें, इस बैटरी ये जनरेटर के तौर पे काम करती है। तो इसने जो बिजली जनरेट करके हार्ट को देनी है वो वायर के थ्रू वहाँ तक पहुँचती है। सही। और इसकी पूरी प्रोग्रामिंग आप बाहर से कर लेते हैं, यानी इसको मशीन के ज़रिए से आप प्रोग्राम कर लेते हैं इस बैटरी को कि इसकी धड़कन कितनी रहनी चाहिए दिल की ज़रूरत के हिसाब से। अच्छा। लेकिन इसमें अक्सर लोग घबराते हैं कि भाई बैटरी लगेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ नहीं, इतनी छोटी सी पॉकेट में ये लग जाती है, लेकिन ये काम यूपीएस की तरह फिर करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी लाइफ कितनी होती है? इसकी अमूमन 10 से 15 साल, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई तो 7-8 साल में भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन एवरेज लाइफ बैटरी की, और उसमें भी दोबारा काट पीट नहीं करनी पड़ती। बस यही ऊपर से बैटरी आपने हटा दी, वायर क्या पे उसकी ऐसे ही मौजूद लगी है। हुई होती है आपके जी जी ऊपर से बिल्कुल। बटन्स के उन लोगों को आप टप- ऐसे हाथ लगाएंगे तो उनकी जिल्द के नीचे आपको महसूस होगा कि छोटी सी कोई चीज़ ऐसे रखी हुई मौजूद है। है। और एक मेरी जो है वो खाला सास है, उनकी लगी हुई, उनको वो बाहर से करवा के आई थी, तो उनकी तो काफ़ी अरसे से लगी हुई। जैसे आप तो बोल रहे हैं जी, वो इस्तेमाल पर होता है। इस्तेमाल अगर नहीं हो रही है तो 10 से 15 साल भी चल जाती है। नहीं हो रही बहुत मतलब इतनी मैंने कहा ज़्यादा वो यूपीएस की तरह requirement काम नहीं। करती है। जैसे आपकी अपनी धड़कन चल रही है, अपनी धड़कन जब भी वो एक ख़ास लिमिट से कम होगी तब ये बैटरी अपना काम करेगी। सही। जब आपकी धड़कन अपनी सही रफ्तार पे चल रही है तो बैटरी खामोशी से बस मौजूद रहेगी। जैसे रिमोट के सेल हैं, अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे जल्दी ख़त्म तो हो वो जाएगी। जल्दी खत्म हो जाएंगे, कम यूज़ हुए तो काफ़ी दिन तक काफ़ी चलेंगे दिन वो। तक चलेंगे। अच्छा, उनके पास है ना वो टिक 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 आवाज़ भी आ रही होती है जब खामोशी होती अच्छा है। सब स्टेंट के बारे में आप बताए थे कि स्टेंट्स भी डलते हैं ना? जी, स्टेंट नालियों की तंगी, तो वो जब नालियों में तंगी होती है तो हम स्टेंट को वहाँ पहुँचा के इस तरह फुला देते हैं, जो नाली के अंदर जो तंगी है उसको वो धकेल के साइड पे कर देता है और नाली में रास्ता बन जाता है। सही। और डॉक्टर फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, देखिए, किस तरह की ओवरऑल मेरा एक्टिविटीज़ ख्याल है कि आपको हमारा करनी चाहिए? कंक्लूजन ये बात होनी चाहिए कि बचना कैसे है, इलाज बहुत मुश्किल है।
हर कोई नहीं करा सकता, बहुत ही मुश्किल, टाइमली सब कुछ करना पड़ता है। बुनियादी चीज़ें जो बचने के लिए हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इसको काबू करें, फिजिकल एक्टिविटी और डाइट पे तवज्जो दें। डाइट पे तवज्जो दें। डॉक्टर साहब ये हम खा सकते हैं जो चिकन हमारी शेफ ने बनाई है? बिल्कुल हम खाएंगे। हम खाएंगे। चलिए जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ शो करना और आपने इतनी डिटेल में इतने अच्छे तरीके से समझाया कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं ख़त्म करूँ, 1-2 सेगमेंट्स और होने चाहिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुनीजा, थैंक यू सो मच पेरी पेरी चिकन के लिए। अभी हम इसको एंजॉय करेंगे जनाब। आज के शो का वक्त होता है ख़त्म, हम एंजॉय करने जा रहे हैं पेरी पेरी चिकन। अगर आपने एंजॉय करनी है तो अपने घर पे बनाइए, ट्राई कीजिए और फिर कल का जो हमारा शो देखेंगे तो हमें बताइएगा कैसी लगी आपको रेसिपी। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।